जी हाँ, 4 घंटे का वक्त बचा है। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन पीएम मोदी साहब का, और जितने में उतनी बातें, बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं बाजार में। जैसे ये ट्वीट आया, अटकलों का बाजार गर्म है, और देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव करता है इस इवेंट से पहले, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वीरू, जिससे बात करो आप देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस भरे हुए हैं। कोई कह रहा है वैक्सीन की डेट का कुछ आ सकता है, कोई कह रहा है कि नहीं जी एक स्पेस रिसर्च के बारे में बताएंगे, कोई कह रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन से पहले मुमकिन है गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया जाए। तो जितने मुंह उतनी बातें इस समय बाजार में नजर आ रही हैं। लेकिन लक्ष्मण आपको बताएंगे क्या दरअसल वो सुन रहे हैं दिल्ली में जो इस समय देखिए बैठे हुए हैं। लेकिन वीरू, मार्केट का सेटअप बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। देखिए बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ। जी हाँ, मार्केट का सेटअप बेहतर है, और सही कहा आपने हेमंत के जितनी मुंह उतनी बातें, हर चीज़ को शायद व्याख्या मिल जाएगी इस, अगर आप देखें तो संबोधन से पहले दवा को लेकर, साथ ही साथ अगर आप देखें फेस्टिवल सीजन को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण जी कुछ देर में हमारे साथ होंगे इस समस्या को सुलझाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा सेटअप पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली अगर आप देखें हेमंत से समझते हैं कि आज इस कार्यक्रम की थीम क्या है। देखिए, हम पिछले 2 दिन से अर्निंग्स को फोकस कर रहे हैं, और जहां जहां फोकस करा वहां वहां पैसा बना। तो जरा हेमंत से समझते हैं कि फोकस एरिया क्या है, किन अर्निंग्स पे ध्यान देंगे, और आज के मेहमान कौन है। हेमंत बिल्कुल, देखिए तो आपको पहले मेहमानों से मिलवा देते हैं। मयूरेश जोशी जी देखिए नजर आ रहे हैं इस समय, विलियम ओनील के हमारे रिसर्च गुरु हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं पीएम मोदी जी के भाषण से। प्रकाश गावा साहब तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आपको बताते हैं। श्रीकांत चौहान साहब जुड़ेंगे, राजेश पालिया जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, चंदन तापड़िया जी हैं। तो इससे बड़ा पैनल हो नहीं सकता। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि बजाज फाइनेंस के नंबर से क्या एक्सपेक्टेशन की जाए। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे जो आने वाले हैं, देखिए कल सुबह इससे क्या एक्सपेक्टेशन की जाए। कोलगेट के नतीजे भी आएंगे। इन सब नतीजों के ऊपर विस्तार से बात होगी। आपको पता है इस शो में हम बात करते हैं नंबर्स की, जो कल आने वाले हैं, जो बाजार बंद होने के बाद आ जाएंगे, ताकि आपका मुनाफा हो सके पक्का। क्योंकि अर्निंग्स में ही देखिए आप इस समय अर्निंग कर सकते हैं। अपनी डीलिंग रूम चेक लेंगे यतीन से। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर ठीक 3 बजे होंगे। उसके बाद बीटीएस के एसटीबीटी आइडियाज भी होंगे। लेकिन रणनीति साफ है, नतीजों के ऊपर ही फोकस करिए। कल भी देखिए यही बात हो रही थी कि सीमेंट शेयर आपको पैसा बनाकर देगा, कंजम्पशन स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर देंगे। कल सुबह जो नेस्ले पर बात हुई थी, कल तो बड़ा ही देखिए आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। शुक्रवार को नतीजे आने से पहले कंजम्पशन स्टॉक्स में तेजी होगी। देखिए वीरू, अगर आज भी अगर आप सोचें कि क्या कुछ निकल कर आ सकता है मोदी जी के भाषण से, तो ज्यादातर अनुमान जो लग रहे हैं वो इसी ओर इशारा दे रहे हैं कि जो भी अगर राहत पैकेज की विस्तार की बात होती है, गरीब कल्याण योजना की विस्तार की बात होती है, तो देखिए फायदा तो कंज्यूमर को होता हुआ नजर आएगा। इस फेस्टिवल सीजन से पहले एक डिमांड को बूस्टर देने की जरूरत है। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आज कम से कम इस एक्सपेक्टेशन में अगले 90 मिनटों में तेजी हो जाएगी। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स देखिए मजबूत है, वहां भी उम्मीद है एक पैकेज आने की, और अब आना है तो देखिए आज या कल में ही आना है। इसीलिए देखिए वहां के बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो मंदी तो नहीं होगी। और सुबह भी यही कहा था कि बेचिएगा मत, खरीदिएगा। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और देखिए बिल्कुल वैसा ही इस समय बाजार बिहेव कर रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने भी देखिए कल जो बयान दिया था उसमें ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एक नए राहत पैकेज से इनकार नहीं कर रही हैं। तो संकेत तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आपको खूब पैसा बनाकर देंगे। सेकेंड हाफ में भी देखिए इसमें पैसा बनेगा। आज चीनी के शेयर देखिए भाग रहे हैं, ये भी कंजम्पशन में ही आते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है इसी स्पेस के ऊपर वीरू नजर होनी चाहिए। बताइए सुबह से अब तक जो डेटा बना है उसको आपने किस तरह से रीड किया? देखिए हेमंत, डेटा बेहतर है, लेकिन अब क्योंकि एक इवेंट आके खड़ा हो गया है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा क्या कहता है। हेमंत देखिए, आज हमारी अप्रोच थी, सुबह क्लियरली मेंशन किया गया था कि एफआईआईज ने पुट बेची है 11,800 की। एक कंट्रोल्ड फॉल अबव 820 आपको बाय करना है, और आपको ऊपर की तरफ 950 मिल जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से कॉल शॉर्ट भी है। तो हम 12,000 के बारे में अभी नहीं सोचेंगे फॉर द सेशन, याद रखिएगा। तो वो कंट्रोल्ड फॉल आया और बाजार वहां से ऊपर चला गया। देखिए 950 भी आ गया, वो सुबह का टारगेट अचीव हो गया। और जो कॉल मैंने बोला था 11,900 की, वो 50 की 100 हो चुकी है, और अब उस कॉल से निकलती है। और मेरे को बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया कि हम निकल चुके हैं। एज ए डे ट्रेडर आप उस कॉल से निकल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद रखिए पोजिशनली ये बाजार बहुत स्ट्रांग है अभी भी। 3 बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। 11,800 की पुट
11,850 की पुट और 11,900 की पुट ये भारी क्वांटम में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिक रही हैं और 12,000 की कॉल का ओआई है 36 लाख। तो अगर आप इस इवेंट को प्ले करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, उनकी स्पीच को, तो याद रखिए आपका स्टॉप लॉसेस जो है वो 790 या फिर 780 की जोन में होना चाहिए। ये 3 स्ट्रॉन्ग पुट ऑप्शंस जहां पर राइटिंग हो रही है वो इंडिकेट करती है कि 11,800 बेस है एज अ ट्रेडर। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी सुबह कि 23,500 से लेकर 24,000 तक काफी बड़े पुट राइटर हैं और वो पुट राइटर 24,000 को खिसकने नहीं देंगे। 24,000 पे आया, पुल बैक लिया और 24,400 24,440 जो हमारा सुबह का टारगेट था उसको अचीव कर गया। एज अ डे ट्रेडर याद रखिए आपके टारगेट्स अचीव हैं, लेकिन फिर कहूंगा जिस प्रकार से 11,800 पे पुट राइटिंग हो रही है ठीक उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में 23,800 23,900 23,700 की रेंज में पुट राइटिंग है। तो 24,000 और 11,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा। चलिए पैनल से वाकिफ करा देते हैं आपको। प्रकाश काबा, राजेश पालविया, राहुल शर्मा और साथ ही साथ मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। मयूरेश, वाकई अगर आप देखें ये मंगलवार की जो शाम है इंटरेस्टिंग हो गई है। ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है ना, अब आप भी गेस करिए, बताइए क्या होगा उनके भाषण में और उसके मद्देनजर आप किस चीज पे फोकस करेंगे? आफ्टरनून विनोद जी, आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून सर। जी नहीं बिल्कुल, आई थिंक जैसे हेमंत जी और आप भी कह रहे थे, आई थिंक अटकलें तो बहुत लग रही है। मेरे पास भी इतने एसएमएस आए कि ये हो सकता है वो हो सकता है, बट जो हेमंत जी कह रहे थे और वो बात से मैं आई थिंक मैं वाकिफ हूँ, डिमांड को बूस्टर देना बहुत जरूरी हो गया है ये नॉर्मल अननॉर्मल सिचुएशंस में, अबनॉर्मल सिचुएशंस में। इसलिए आई थिंक भाषण का फोकस अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस आई थिंक विल ऑब्वियसली बी ऑन डिमांड और कंजम्पशन कैसे बूस्ट किया जाए। जो निर्मला सीतारमण जी ने आई थिंक भाषण दिया था कि स्टिमुलस इज स्टिल नॉट रूल्ड आउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैकेनिज्म करके बन जाता है मार्केट्स के लिए। तीसरा आई थिंक वैक्सीन रिलेटेड जो भी आई थिंक खबर या टाइमलाइंस अगर हमको मिलती है तो वहां से भी आई थिंक बहुत बढ़िया एक खबर आएगी ओवरऑल मार्केट्स के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस एंटायर थिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ डिमांड, हाउ टू बूस्ट डिमांड। कोई पैकेज का अगर अनाउंसमेंट करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जो कंजम्पशन ये थीम है आई थिंक इस पे लार्जली फोकस करना चाहिए। चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक जो अर्निंग्स के लिहाज से आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आई थिंक पेश आ रहे हैं, थोड़े बहुत ऑटो शेयर स्ट्रोक ऑटो एंसिलरी शेयर्स एंड अर्बन और रूरल आई थिंक जो कंज्यूमर स्टेपल वाले स्टॉक्स हो। तो आई थिंक जो स्टॉक्स मेरे जहन में आ रहे हैं जो आई थिंक बढ़िया कर सकते हैं फ्रॉम अर्निंग्स एंड डिमांड कंजम्पशन पर्सपेक्टिव, स्टॉक्स लाइक डाबर एफएमसीजी स्पेस से, नेस्ले की कल हमने बात ऑलरेडी की थी हेमंत जी। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पेंट्स आई थिंक रीपेंटिंग डिमांड बहुत खूब तरीके से वापस आ सकती है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इवन ऑटो एंसिलरी शेयर्स, अगर वहां से कुछ बूस्टर पैकेज मिलता है तो मुझे लगता है आई थिंक टू व्हीलर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। टू व्हीलर्स, ऑटो एंसिलरी शेयर, बहुत सही थीम पकड़ा है मयूरेश जी, मजा आ गया। मैं एजेंडा बनाकर लाया था कि आपसे कहीं ना कहीं पूछूंगा। अब दशहरा तो देखिए दूर नहीं है, संडे को दशहरा है, आज मंगलवार हो गया, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 ट्रेडिंग सेशंस और हैं, फिर सैटरडे संडे को दशहरा है। तो ऑटो एंसिलरी शेयर चलेंगे नहीं चलेंगे, मेरा सवाल था अब, और मैं सोच रहा था इसके ऊपर हम लोग टच बेस करेंगे, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोल दिया ये सेक्टर भी देखिए फोकस में रहने वाला है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि दिल्ली में चर्चा क्या हो रही है, क्या निकल कर आ सकता है आज 6 बजे के राष्ट्र के नाम संबोधन में। लक्ष्मण बताइए आप क्या सुन रहे हैं? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उनके मन की बात कोई नहीं जानता है, लेकिन संभावना इस बात की काफी ज्यादा है कि एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री इसके संबोधन कर रहे हैं जब कोरोना के मरीजों की संख्या अभी भी चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है और वैक्सीन कब तक आएगा उसकी समय सीमा नहीं है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात पर फोकस करेंगे, कोरोना को लेकर के अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और साथ ही साथ वैक्सीन आएगा तो इस बात का आश्वासन सबको दिलाते हुए दिखे कि सबको एक समान तरीके से वैक्सीन मिलेगा और वैक्सीन के बंटवारे की व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के बीच में एक जो चिंता सबको सता रही हुआ है कि आर्थिक मोर्चे पर अभी भी रिकवरी बहुत तेज देखने को नहीं मिली है। कई सारे सेक्टर अभी भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनकी तरफ से कुछ मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक राहत की खबर यहाँ पे प्रधानमंत्री के संबोधन से शायद आपको देखने को मिले कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाली है। इसका एक रोड मैप शायद प्रधानमंत्री दें अपने संबोधन में। आपको याद दिला दूं कि पिछला राहत पैकेज जब
आया था, तो उसमें भी 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाएगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। उसके बाद चल के वित्त मंत्री ने इसका किस्तों में ऐलान किया था, तो शायद उसी फॉर्मूले को इस बार भी अपनाया जा सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं, अटकलें हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पुख्ता तौर पे कहना मुश्किल है। और आपको कुछ दिनों पहले भी देखिए लक्ष्मण ये बता रहे थे कि सरकार एक राहत पैकेज के ऊपर काम कर रही है, जिसमें काफी बार बात पीएमओ के बीच हो चुकी है और ये कभी भी आ सकता है। उन्होंने ये भी हिंट आपको दिया था पिछली बार कि ये पैकेज इलेक्शन से, बिहार इलेक्शन से पहले भी मुमकिन है, क्योंकि ये देश के लिए पैकेज होगा, ये किसी राज्य के लिए स्पेसिफिक पैकेज नहीं होगा। हालांकि इसकी मंजूरी इलेक्शन कमीशन से लेनी होगी। ये सब बातें देखिए इस चैनल पर पिछले कई दिनों से हो रही हैं। तो आज का ये बयान जो है, आज जो शाम को 6 बजे होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आप सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहिएगा, हमारा बड़ा पैनल आपकी मदद करेगा इस भाषण को डिसाइफर करने के लिए। लेकिन बहुत ही बढ़िया इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है और अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि वो कैसे फिर ट्रेड करेंगे भारतीय बाजारों को इस इवेंट से पहले। लक्ष्मण, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने जो इथेनॉल वाली खबर दी थी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, जो आपने आज दिन में बताया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो इथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर पेश कर रही हैं और देखिए शुगर शेयरों में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। इस पर भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन गाबा साहब, मार्केट गिर नहीं रहा है। आप देखिए आज सुबह ग्लोबल बाजारों के खराब संकेत के चलते खुला तो नीचे, लेकिन स्मार्टली रिकवर कर गया ऊपर की तरफ। इवन बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे था सुबह सुबह, वहां से देखिए एक रिकवरी आ गई। ये बताइए मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे आज और कल के बीच में इस भाषण को मद्देनजर रखते हुए? ऐसा है, गुड आफ्टरनून सर। 11,820 का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। हमने गैप डाउन तो खुला, लेकिन 11,820 नहीं गया। वो पहला संकेत था कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं। तो मार्केट में उसमें एक बाउंस देखा और ऊपर मूव मिला। अपर रीजन में से 12,000 का जो आंकड़ा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्रॉस करना। ये क्रॉस तो कर ही लेगा अल्टीमेटली, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी ताकत लेनी पड़ेगी, क्योंकि फास्ट दौड़ा है, थोड़ा सुस्ताना चाहिए यहाँ पर 8-10 दिन, फिर एक बाउंस मिलेगा, 12,000 पार कर लेगा। तो ट्रेंड तो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अपसाइड अब भी आना है। जब ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम बेसिस पर मैं कहूंगा 11,820 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है, एक बाइंग का मौका रहेगा। ऑलराइट, तो 11,820 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी डिप्स मिले, डिप्स में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने आपको कहा कि एक आर्थिक पैकेज आने की एक्सपेक्टेशन भी की जा रही है, 11,900 देखिए छूने की कोशिश करता हुआ इस समय निफ्टी। पालिया साहब, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? और बैंक निफ्टी के लिए भी बताइए, ये थोड़ा वॉलेटाइल है, सुबह लाल निशान में, फिर 100-125 पॉइंट ऊपर गया, अभी फिर देखिए फ्लैट सा कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जी बिल्कुल हेमंत जी, देखिए बैंक निफ्टी में जिस तरीके का सेटअप है, बैंक निफ्टी अब कंफर्टेबली 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए 24,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल जैसा एक्ट करेगा। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी अगर बैंक निफ्टी में आती है, तो जब तक हम 24,000 के ऊपर बने हुए, बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। और बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट एक हर्डल जो बनती हुई दिख रही है, वो है करीब 24,500 से 24,600। ये एक रेंज में हर्डल बनी हुई है। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा तो फिर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो आपने बुलेट ट्रेंड लगाई है, वो वापस से स्क्रीन पे आते हुए दिखेगी और फिर ये 25,000 की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आती तो बैंक निफ्टी में बाय करे, 24,000 एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में जो टारगेट होंगे 24,500-600 तक के होंगे। ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके बाद बैंक निफ्टी 25,000 की तरफ मूव करेगी। पालिया साहब, आपको भी बुलेट ट्रेन हमारी पसंद आई, शुक्रिया बहुत बहुत। दिखा देते हैं जिन लोगों ने कल इस ट्रेन को मिस किया। कई लोगों की ट्रेन छूट गई थी कल, इतनी स्पीड से दौड़ी, कई लोग चढ़ ही नहीं पाए। शाम को कई सारे ट्वीट्स आए जो लोग कह रहे थे कि ये बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड से भागी है, हम इसको पकड़ ही नहीं पाए, ये कब रुकेगी? तो आप कह रहे हैं ये रुकी है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये वापस से चलेगी और 25,000 का लेवल आ जाएगा। वीरू, इस ट्रेन की खूब वाहवाही हुई है कल, पूरे देखे ट्विटर समाज में सबने इसको खूब सराहा। ये जरूरी था हेमंत। बड़ा कई दिनों से अगर आप देखें, ये यार्ड में खड़ी हुई थी और यार्ड से धुल के पुछ के सफाई होके निकली है, तो भागेगी कुछ जापानी टेक्नोलॉजी के साथ, तो अच्छा करती हुई। लेकिन इस बीच जब नई टेक्नोलॉजी के साथ से ये अच्छा किया हेमंत कि इसमें एनिमेशंस के जरिए हमने मूवमेंट एक ला दिया है। जी हाँ, तो ये हमारी अच्छी बात, हमारी ग्राफिक टीम को सलाम है। लग रही है। लेकिन
जी हाँ, सलाम है उनको। लेकिन जो आपने कंजम्पशन की बात छेड़ी थी ना जी। वो क्या गजब चल रही है। और आप देखिए कंजम्पशन का आप नाम लें और जुबिलेंट फूड्स डे हाई पे ना आके खड़ा हो जाए, क्या बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल जी, एक तो अपना टेक दीजिए मार्केट पे, और ये जुबिलेंट ये जो चल रहा है इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, कोई कॉल देना चाहेंगे इस पे? क्या जरा इस पे भी हल्का सा टच बेस कीजिएगा कंजम्पशन पे। अभी मयूरेश ने डाबर पे टिप्पणी करी, आप जुबिलेंट पे टिप्पणी कर दीजिए जरा। जी बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी और हेमंत जी, आपको और पूरे पैनल को। देखिए मेन बात यही है कि मेन बात को मेन बात ही रहने देते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी और पैसा बोलता है पूरा देश सुनता है, तो आई थिंक मार्केट जो है एक तरह से आज जो प्रधानमंत्री जो बोलने वाले हैं करने वाले हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक दोनों हो सकता है, वैक्सीन की टाइमलाइन से लेकर आर्थिक एंगल पे भी मोदी जी बोल सकते हैं, और मार्केट ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को फैक्टर इन किया है जैसे उनका ट्वीट आया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो 11,790 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। ये लेवल स्टॉप लॉस होना चाहिए। लॉन्ग्स के लिए आई थिंक 11 टूटेगा तो थोड़ी वीकनेस देखने मिल सकती है बाजार में, और ऊपर में एक तरह से 12,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्लस डेरिवेटिव्स का आंकड़ा है। आई थिंक अगर सेटअप की बात करें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इवन शाम को बड़ा है। आई थिंक उसमें मोदी जी क्या बोलते हैं वो देखे थे, उसके बाद में बड़ी पोजीशंस ली जाए तो बेहतर रहेगा। सो एडवाइस यही है, मार्केट में कंसोलिडेशन है, स्टॉक स्पेसिफिक बने रहे, जैसे कंजम्पशन थीम हो गया, ऑटो पे हम अभी बात कर रहे थे। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें एक्शन देखने मिल सकता है। बात करें जुबिलेंट फूड की, आई थिंक जुबिलेंट फूड में यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक बाउंस ले रहा है। ये स्टॉक ने 24 सितंबर के पास भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था और बाउंस देखने मिला था, और आज हम फिर से देख रहे हैं कि ये स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो फ्रेश बिल्टअप देखने मिले आज के सेशन में। आई थिंक यहाँ पर तकरीबन 2380 2400 रुपए तक की जगह खुल जाती है, तो आई थिंक जुबिलेंट फूड को बाय करके चल सकते हैं आज के डे लो के स्टॉप लॉस से। ठीक बात है, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर। कंजम्पशन, ऑटो, ये तीन देखिए राहुल जी को भी पसंद आ रही है। अच्छा, आप लोगों को जैसे ही कोई स्टॉक अच्छा लगे आप लोग प्लीज बताइएगा, अलर्ट करिएगा। अगर कोई ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा हो तो बताइएगा। हम लोग एक काम करते हैं, आपको बता देते हैं कल कौन कौन से और इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए, कौन कौन से नतीजे हैं जो कल इंपॉर्टेंट हैं, और आज ही आपको उसमें पोजीशन बनानी चाहिए ताकि कल जब वो नतीजे आए तो आप मुनाफा वसूल कर सकें। उससे पहले लक्ष्मण के पास एक बार और जाना चाहूंगा। उन्होंने देखिए आज दोपहर 1 बजे एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये दी थी कि इथेनॉल को खरीदने के लिए अब देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां टेंडर पेश कर रही हैं, और ऊंचे भाव पर ये इथेनॉल खरीदा जाएगा। 2.5 से 3 रुपए प्रति लीटर ज्यादा दाम चुकाने होंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। तो ये चीनी कंपनियों के लिए अच्छी बात, प्राज जैसी कंपनियों के लिए अच्छी बात। और मैं देख रहा हूं तब से प्राज का स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब किस तरह से देखिए मूव कर रहा है। 1 बजे के आसपास ये खबर बताई थी, उसके बाद बलरामपुर चीनी देखिए भागा है, और प्राज जैसे स्टॉक्स में क्या रैली देखने को मिल रही है। प्राज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इस स्टॉक्स पर मैं आता हूं, लेकिन पहले क्योंकि कल कैबिनेट भी है, लक्ष्मण बताइए क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कल मंजूरी मिल सकती है क्या इस चीज को? अगले सीजन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर निकाला है जिसके जरिए वो एथेनॉल खरीदेंगी। आपको बता दूं कि हर साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां टेंडर निकालती हैं और जिसके जरिए चीनी बनाने वाली कंपनियों से वो एथेनॉल खरीदती हैं। तो अगले सीजन के लिए, यानी जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और नवंबर अगले साल तक चलेगी, उस सीजन के लिए एथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया है। इस टेंडर की खास बात यह है कि करीब 430 करोड़ लीटर के लिए टेंडर निकाला गया है जो चीनी कंपनियों से खरीदा जाएगा, और साथ ही साथ इसकी कीमतें नहीं लिखी गई हैं। लिखा यह गया है कि आने वाले दिनों में सरकार एथेनॉल की कीमतों की जो समीक्षा करेगी वो लागू होंगी। यानी संभावना यह है कि सरकार एथेनॉल की कीमतें 2.5 रुपए से 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है। तो ये जो एथेनॉल खरीदेंगी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, वो बढ़ी हुई कीमत पर खरीदेंगी, ये बिल्कुल यहां पर साफ होता हुआ दिख रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है, कैबिनेट में जा चुका है, और किसी भी वक्त कैबिनेट से इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। तो ये चीनी कंपनियों के लिए राहत की खबर, क्योंकि एथेनॉल उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसके जरिए मुनाफा कमाती हैं, और साथ ही साथ सरकार की जो कोशिश है कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी एथेनॉल मिलाने की सीमा धीरे धीरे बढ़ाई जाए, उस तरफ एक बड़ा कदम। बिल्कुल, और देखिए प्राज रिएक्ट करता हुआ इस खबर पर भागता हुआ आपको इस समय भी नजर आ रहा है, और सारी की सारी चीनी शेयरों में जबरदस्त रैली इस समय देखने को मिल रही है। देखिए प्राज डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन, 4-4.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इस पर भी आता हूं, लेकिन एक खबर आपकी स्क्रीन पर
HUL, इसके नतीजों का हमें इंतजार था और देखिए नतीजे आपकी स्क्रीन पर इस समय आ चुके हैं। 2009 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया और हमारा अनुमान 2004 करोड़ का था, तो अनुमान के मुताबिक देखिए प्रॉफिट इनका आया है 11,442 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। 11,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का अनुमान था, 200 करोड़ रुपए ज्यादा करीब करीब रेवेन्यू HUL ने पेश किया है। लेकिन इन सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा, वो कैसा निकल कर आया है। तो वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा का आंकड़ा भी देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। मार्जिन 24.6% का अनुमान था, 25.1% आए। मार्जिन उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं, तो मार्जिन का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर, प्रॉफिट का आंकड़ा अनुमान से बेटर नजर आ रहा है। अब वॉल्यूम ग्रोथ का एक और आंकड़ा है जिसको हमें देखना होगा, लेकिन अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला है देखिए HUL में। और सुमित हमें बता रहे थे कि 3 दिन पहले देखिए HUL के नतीजों से पहले जेफरीज ने एक बड़ी रिपोर्ट, ऊंचे टारगेट्स इस स्टॉक के लिए दिए थे। तो ये स्टॉक डटा हुआ है, मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन FMCG कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम ग्रोथ देखना, तो वो आंकड़े के ऊपर दरअसल ये शेयर रिएक्ट करेगा। लेकिन जो आंकड़े इस समय स्क्रीन पर आए हैं वो तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी HUL की। मयूरेश जोशी जी, जिस तरह से अभी तक ये नंबर्स आए हैं, आपने कैसे रीड किया इन आंकड़ों को, प्लीज बताइए। मुझे आई थिंक बिल्कुल नंबर्स ठीक ठाक इन लाइन लग रहे हैं। आय थोड़ी उम्मीद से बेहतर दिख रही है, जो मैं देख रहा हूं, अभी सर्कुलर पूरा खुला नहीं है, बट आय थोड़ी बेहतर लग रही है। मुनाफा का आंकड़ा लगभग वही है, इसलिए आई थिंक अनुमान यही लगा जा रहा है कि जो इबिटा मार्जिन्स है पिछले तिमाही के आसपास रहने की उम्मीद हो सकती है, विच इज अराउंड 25% अभी आपने राइटफुली कहा है। आई थिंक GSK के विलय के बाद वॉल्यूम ग्रोथ और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहती है, आई थिंक ये बहुत अहम होगा। और दूसरा, ग्रॉस मार्जिन का जो कॉन्ट्रैक्शन है, क्या वहां पे स्टेबिलिटी आएगी जो इबिटा मार्जिन्स पे दिखेगी अगले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक वो देखना बहुत लाजमी है। बट इन शॉर्ट आई थिंक टॉप लाइन बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, बॉटम लाइन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, व्हिच मींस दैट मार्जिन्स मेरे अनुमान से इन लाइन होने चाहिए और मैनेजमेंट कमेंट्री पे पूरा हेमंत भी फोकस आएगा। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर फोकस आएगा। आय, एबिटा, मार्जिन्स, ये सब देखिए अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं और इसीलिए एक छोटा सा स्पाइक आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अच्छा प्रदर्शन देखिए HUL ने आज के सत्र में दिखाया। जैसे ही वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आएगा, 3% का आंकड़ा आया, वाह अच्छा लग रहा है। 2.5 से 3% का अनुमान था, 3% का आंकड़ा एजेंसीज पर अभी अभी आया है। हमारी टिकर टीम भी देखिए फ्लैश करेगी, बताएगी अगर ये 3% का आंकड़ा है तो ये अच्छा आंकड़ा माना जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ 3% का ऐसे टफ एनवायरनमेंट में बुरा नहीं है, फिर ये शेयर चल जाएगा। चार्ट्स पर देखकर बताइए कैसा लगता है गाबा साहब। HUL जिन्होंने सुबह खरीदा, उनको क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या करना चाहिए HUL के नतीजों के आने के बाद? मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जहां से कल का जो लो है वो बढ़िया लो है, जगह अच्छी है, तो यहां से आपको और भी मिल सकता है। स्टॉक हो गई 2165 का, ये स्टॉक लगाकर जिसने कल खरीदा है होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 2220 भी देखने को मिलेगा। हमारा कल मेरे ख्याल से शायद हमने रेकमेंड किया था, टारगेट 2200 था, टारगेट अचीव हो चुका 2200। ठीक है, तो जिन्होंने कल खरीदा था तो 2200 का टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं ये 3% का जो आंकड़ा है वॉल्यूम ग्रोथ का, ये बेहतर आंकड़ा है, इसलिए देखिए स्टॉक मूव करेगा ऊपर की तरफ। जिनको बुक करना है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो नए खरीदार हैं देख के इस समय कॉल लेना चाह रहे हैं तो देखिए ये आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ का 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी इन्होंने कर दिया। चलिए डिविडेंड तो हमें पता था 14 रुपए के आसपास का आएगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 3% ऑन हायर साइड आया है और इसलिए देखिए ये स्टॉक इस समय दिन के हाइस पर भागता हो, ये बढ़ेगा, चलेगा ये स्टॉक, क्योंकि 3% का वॉल्यूम ग्रोथ, अगर ये 2% 2.5% के आसपास आता तो शायद बाजार इतना खुश नहीं होता। अब देखना होगा कमेंट्री कैसे आती है। देखिए जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वैसे ये शेयर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। 2200 के ऊपर ये शेयर निकल चुका है। पालिया साहब, एक राय मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। HUL ये स्टॉक जब चलता है तो 2-3 दिन तक लगातार चलता है और ऐसा देखने को मिल रहा है। ये वो नहीं है कि नतीजे आए और प्रॉफिट बुक हो गया। आपकी राय क्या है इस नंबर को देखकर, बताइए प्लीज। जी बिल्कुल हेमंत जी, बहुत ही कंसिस्टेंट बाइंग स्टॉक में पूरी सीरीज में देखने को मिली और जिस तरीके से अभी ये 2200 के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें स्टॉक में ऐसे 2240 2250 तक के भी टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ये स्टॉक में देखे तो ओवरऑल पूरे मार्केट में देखे तो एक अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन जो पिछले दिनों में जो एक्यूमुलेशन देखने को मिला वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छी रैली देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल करंट लेवल पे बाय करेंगे। फ्यूचर के लेवल की बात करें तो 2193 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रख ले 2170 का, टारगेट होंगे 2240 तक के।
और देखिए यही हम लोग चर्चा कर रहे थे आज सुबह सुबह भी, एचयूएल अच्छे नतीजे पेश करेगा तो उसके बाद फिर आप नेस्ले पर रखिएगा नजर, नेस्ले के साथ साथ कोलगेट पर रखिएगा नजर, ये सारे के सारे स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो एचयूएल ने एक अच्छे नतीजे पेश किए, इनलाइन टू पॉजिटिव ही माने जाएंगे और ये देखिए ये शेयर इस समय मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर देंगे और ये देखिए आपके सामने इस समय 2 से 3% का अनुमान था जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, और देखिए हायर साइड पर ये आंकड़ा आया, टिकर टीम आपको इस समय दिखा रही है और इसके चलते ये स्टॉक इस समय बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो एचयूएल ये स्टॉक के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कोलगेट के नतीजे अब कल आएंगे, बताइए क्या अनुमान है आपका सुमित? देखिए कोलगेट अब एचयूएल के नंबर्स के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है अनुमान में फेरबदल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है करीब करीब 3% के आसपास की एक वॉल्यूम ग्रोथ कोलगेट के अंदर भी आ सकती है। लेकिन अब एचयूएल ने भी अपने अपर एंड को मीट किया है, फिर 48% के आसपास का मार्केट शेयर ये ओन करते हैं पेप्सोडेंट के थ्रू, और बाकी 52% के आसपास मार्केट शेयर कोलगेट ओन करता है। तो एक बड़ा मार्केट शेयर अगर इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट हो, जाहिर सी बात है वहां पर भी कुछ बेटर साइड पे आंकड़ा होगा। मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ, ये पिछले क्वार्टर में -7% थी, वेरी पॉजिटिव आने का अनुमान है। रेवेन्यू फ्रंट पे 4% बढ़त का अनुमान है। एबिटा करीब 323 करोड़ रुपए से बढ़कर 360 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पे 26 से बढ़ के 28% के आसपास के मार्जिन आएंगे और मुनाफा भी 244 से 250 करोड़ रुपए के आसपास पोस्ट कर सकता है। तो बाजार में तेज नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है और शेयर ऑलरेडी एक अच्छी तेजी में है भी, कल 3-4% चला, आज भी फ्लैट है और नए हाइस के आसपास है। तो नजर रखिए कैसे मार्केट डिस्काउंट करता है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक बात है, तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। कोलगेट ये वो स्टॉक है जिसके नतीजे कल आएंगे, जनरली ये सेकंड हाफ में ही आते हैं सुमित, तो ये वो स्टॉक है जो फोकस में होगा। देखिए नीचे से चलने शुरू हो गया, जैसे ही एचयूएल के नंबर था इसमें भी छोटा सा मूव देखने को मिल रहा है। मयूरेश जी कोई डिस्क्लोजर देना चाहते हैं क्या कोलगेट को लेकर, और आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कोलगेट कैसे नंबर्स पेश कर सकता है? प्रोडक्ट वाइज डिस्क्लोजर तो रेगुलर डिस्क्लोजर आई थिंक काफी पैनल को आप पूछेंगे तो कॉमन ही होगा, कॉमन ही है पूरे सर। घर में उस यूज करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 2 चीज जो सुमित कह रहे थे एमएनजी, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ को लेके यस एब्सोल्युटली एग्रीड। हमारे अनुमान में से भी आई थिंक 3% की वॉल्यूम ग्रोथ कोलगेट पोस्ट कर सकती है और पेस्ट कर सकती है अगर बोलना हो तो। रेवेन्यूज के हिसाब से आई थिंक ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आई थिंक ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश होनी चाहिए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली आई थिंक जो पिछले तिमाही के नंबर्स थे वहां से बहुत अच्छा सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स काफी हद तक निकल चुके हैं। दूसरा आई थिंक जो लॉकडाउन की वजह से प्रेशर्स आए थे डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, दैट हैज कमिंग बैक टू नॉर्मल। और तीसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट को लेकर दिक्कतें होती है वहां पे भी आई थिंक नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है। तो हमारे अनुमान में आई थिंक 27 से 27.5% की मार्जिन आनी चाहिए और इनमें कोई कैश फ्लोज की इशू होते ही नहीं है। मंजी आई थिंक ये कोई भी स्टॉक पकड़ के चले आप, कैश फ्लोज रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग, इसलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू इबिटा रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड रोबस्ट, एंड डिविडेंड यील्ड्स एंड डिविडेंड पे आउट्स रिमेन एक्सट्रीमली रोबस्ट एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक में एक बेहतर नंबर्स आने चाहिए ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सीक्वेंशियली, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई थिंक दर्शानी चाहिए कि आई थिंक द नंबर्स शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। कंपटीशन इंटेंसिटी जरूर है, बट मुझे लगता है आई थिंक इनके पास भी अपनी आयुर्वेदिक का एक पोर्टफोलियो आ गया है, प्रीमियमाइजेशन का पोर्टफोलियो है, आई थिंक सारे मार्केट सेगमेंट्स को ये केटर करता है और मुझे लगता है आई थिंक 1380 के आसपास इसके पास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इनके पास से बने रहना चाहिए, ठीक ठाक नंबर आने की उम्मीद है। जी देखिए एचयूएल के नंबर आए और थोड़ा सा नंबर, अब एचयूएल को अगर मैं स्क्रीन से हटा दूं, रेस्ट ऑफ द एफएमसीजी क्या कर रहा है, तो इसमें अगर आप ओआई एडिशंस को देखिए, ट्रेडर्स किस तरीके से अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। इस बीच एक बार एक राय लेते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें नेस्ले को, देखिए नेस्ले आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 5.5% का ओआई बिल्डअप है। नेस्ले पर हमने कल एक अप्रोच जो ली थी, हेमंत ने बात जब की थी, वो क्या अप्रोच थी, हमने कहां से डिस्कशन को शुरू किया था और कैसे नेस्ले इस ट्रैजेक्टरी तक पहुंचा, आइए पहले एक बार देखते हैं। एफएमसीजी स्पेस यहां से और पैसा बनाकर आपको दे सकता है, ये राय मेरी बिल्कुल साफ है। सुबह सुबह 16,000 की बात हुई थी वीरू, आपको याद है, और 16,000 नेस्ले पर देखिए एक ही दिन में आ गया। आप मुझे लगता है देखिए नेस्ले ने जिस तरह से कल 16,000 के ऊपर जाकर समाप्ति दी है, रूरल सेक्टर की कंपनियां टीम में शामिल करी थी, तो वहां पर फोकस होना चाहिए आपका। तो नेस्ले एक और दमदार खिलाड़ी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है।
और क्या रैली देखने को मिली नेस्ले के स्टॉक में कल के दिन में। ये देखिए 16,000 की बात हुई थी, 16,200 तक मैं देख रहा था इंट्राडे में ये शेयर जाता हुआ नजर आया। आई थिंक नेस्ले काफी बढ़िया पिक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी शानदार है। 15,000 के स्टॉप लॉस के साथ नेस्ले को बाय किया जा सकता है। 18 से 20,000 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। नेस्ले कल और आज में क्या मूव दिया है, शानदार रैली। शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं। जी हाँ, देखिए 16,400 तक का मूव नेस्ले में आया और जैसे ही एक्चुअल के नंबर्स आए उसके बाद अगर देखिए तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट लोअर लेवल से पड़ा है तो वो नेस्ले पे पड़ा है और करीब नेस्ले 16,150 16,300 गया। और दूसरा स्टॉक था डाबर। अभी मेरे ख्याल से ये डाबर कॉल थी मयूरेश जोशी की और ये एग्जैक्टली आप देखिए डी हाई पे आके खड़ा हो गया। तो एक्चुअल का इंपैक्ट डाबर नेस्ले पे है और यही दो टॉप ओआई गेनर हैं, याद रखिएगा। डाबर लगभग 9.6%, एचयूएल 11.7%। अब मैं एचयूएल को स्क्रीन से हटा रहा हूं और उसके बाद नेस्ले करीब करीब 5.5% है। राहुल जी, अभी कोलगेट की बात सुमित ने करी। कोलगेट में आज लोअर लेवल पे ओआई एडिशन हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्टॉक अपने आपकी समझ लीजिए कि 5 महीने के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को प्रायर टू नंबर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके पास नेस्ले है, आपके पास कोलगेट है, आपके पास डाबर है। इन तीनों को कैसे अप्रोच करेंगे और क्या बेटर लग रहा है आपको यहां से प्ले करने के लिए? और कोई ऑप्शन कॉल हो तो बताइए जरा प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कोलगेट और डाबर दोनों का ही सेटअप काफी अच्छा है। इनफैक्ट कोलगेट में काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने मिल रहे हैं। कल के सेशन में डिलीवरी क्वांटिटी भी बहुत हाई मार्क हुई थी। तो आई थिंक सारा का सारा डेटा यही बता रहा है कि रिजल्ट के पहले कोलगेट पामोलिव में हमें तकरीबन 1500 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो आई थिंक कोलगेट पामोलिव लॉन्ग किया जा सकता है 1445 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में 1500 का लक्ष्य रहेगा। और अगर मैं डाबर की बात करूँ तो आई थिंक डाबर में यहाँ पर रिलेटिवली सेटअप और भी अच्छा है। यहाँ पर आप तकरीबन 535 540 के लेवल ऊपर में आने की उम्मीद लगा चल सकते हैं। और साथ ही में आई थिंक ऑप्शन का भी ट्रेड लिया जा सकता है इसके अंदर। तो पूरा एफएमसीजी पैक जो आई थिंक पूरे सेक्टर में एक तरह से रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट आ गया ट्रेडर्स का और वॉल्यूम्स ये दर्शा रहे हैं कि इसमें ब्रॉड बेस्ड अच्छी बाइंग हो रही देखने को मिल रही है। आई थिंक दोनों स्टॉक ही अच्छे हैं, दोनों में तेजी बना के चल सकते हैं। ठीक बात है, इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा, एक्चुअल इस समय अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। उसका कारण भी आपको बता देता हूं। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ आई है 1% की, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ तो 3% की आई है, लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 1% की आई है और उम्मीद थी 2 से 3% की आने की। यानी घरेलू बाजार में इतना सामान इन्होंने नहीं बेचा है जितना ओवरऑल बाजारों में, दूसरे बाजारों में मिलाकर इन्होंने बेचा है। तो इस आंकड़े पे देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ। तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 3% बहुत बढ़िया, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 1% की नॉट सो गुड। इसीलिए देखिए थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा आया, डॉक्टर साहब अभी हमारी टिकर टीम आपके स्क्रीन पर ये आंकड़ा भी दिखाएगी। इस आंकड़े के चलते देखिए यहां पर थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर ठंडा होता हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया मूव दिया है इसने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, ये आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और नतीजा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ इस समय डीसीएम श्रीराम का। डीसीएम श्रीराम के नंबर्स आपके सामने पढ़ देता हूं। घरेलू एक बार दिखाइएगा डॉक्टर साहब प्लीज। डीसीएम श्रीराम और कंसोलिडेटेड मुनाफा बिना बदलाव के 120 करोड़ रुपए का ही मुनाफा इन्होंने पेश किया है, 1.25% ऊपर ये आंकड़ा आपके सामने आता हुआ। तो डीसीएम श्रीराम अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, करीब करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए लेकिन उन नतीजों की बात करते हैं जो कल आने वाले हैं। आज एसीसी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अब अल्ट्राटेक से होप्स काफी जग गई हैं। बताइए क्या उम्मीद है, अल्ट्राटेक कैसे नंबर सुमित पेश कर सकता है? आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए ये एसीसी से बेटर साइड पे नंबर का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है। करीब 32.5% सीक्वेंशियल बेसिस पे इनका वॉल्यूम बढ़ेगा और 3 से 4% वाई बेसिस पे वॉल्यूम बढ़ सकता है। रियलाइजेशन फ्रंट पे फ्लैट रहेंगे नंबर्स, चाहे सीक्वेंशियल हो या फिर वाई बेसिस पर हो। रेवेन्यूज 30% बढ़ने का अनुमान है सीक्वेंशियली और करीब 3.5% बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पर। मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे कंपनी के सीक्वेंशियल बेसिस पर, वाई बेसिस पे बेहतर आएंगे और मुनाफा दोनों ही आधार पर, चाहे वाई बेसिस हो या तिमाही आधार हो, दोनों ही आधार पर बेहतर साइड पे नंबर आएंगे। एसीसी के कंपैरिजन में के नंबर ज्यादा बेटर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है और एसीसी के अच्छे नंबर्स ने वो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा और ऊपर की साइड पे बढ़ा दिया है। लेकिन यहां भी वही बात कि शेयर ऑलरेडी एक बड़ा मूव दिखा चुका है और अभी भी तेजी में है, तो आगे मार्केट कैसे इसको रीड करता है ये नजर रखने के लिए नंबर्स काफी स्ट्रांग आने की बातचीत है। ठीक बात है, अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है और आज भी देखिए स्टेडी है ये स्टॉक, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ज्यादातर समय इसने हरे निशान में बिताया, एक कुछ चंद सेकंड्स के लिए लाल निशान में आया, लेकिन आज और कल का मूव देखिए अल्ट्राटेक का बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। राहुल जी, अल्ट्राटेक का चार्ट्स देखकर बताइए कैसा लगता है ये आपको?
जी हाँ, बिल्कुल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। आई थिंक यहाँ पर कंटिन्यू रहना चाहिए ऊपर में। लेवल की अगर हम बात करें तो ऊपर में आई थिंक इसमें 4660 से लेकर 4700 के दो लेवल ऊपर में आ रहे हैं जो करंट अप ट्रेंड के टारगेट बन के चलते हैं। तो आई थिंक 4480 के स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और आई थिंक दोनों एसीसी अल्ट्राटेक आई थिंक सीमेंट पैक में काफी काफी अच्छी तेजी चल रही है और साथ में कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मोमेंटम को राइड कीजिए और स्टॉप लॉस टेल करते रहिए। मोमेंटम को राइड कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। आज पोस्ट नंबर्स भी अगर आप देखें एसीसी और एचयूएल में दोनों में ही एसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छा ऑयल एडिशन हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 7.4 और एसीसी में करीब 12.9, अंबुजा में 8.4। मयूरेश, अल्ट्राटेक सीमेंट पे अभी आपने सुमित को सुना एग्जैक्टली। आप देखें एसीसी के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद आपका पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे टारगेट क्या है? इसकी ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी है करीब 49.21। क्या लग रहा है? आई मीन नंबर्स की आपकी एक्सपेक्टेशन और आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को क्या समराइज किया है उस पर और टारगेट्स क्या दिए हैं? तो पहले तो सुमित जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से ये पेश करते हैं और बहुत बढ़िया एनालिसिस रहती है उनकी। तो आई थिंक बहुत बधाई। दूसरा आई थिंक जैसे सुमित जी बता रहे थे, हमारे अनुमान के हिसाब से 19-19.5 मिलियन टन के आसपास होनी चाहिए जो इन्होंने विलय किए हैं। यहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल स्लोली एंड स्टेडली वापस बढ़ रहे हैं। 70% के आसपास आने की उम्मीद है। लेबर फोर्स हैज आल्सो कम बैक। मार्जिन्स पे भी एक स्टेडी परफॉर्मेंस आना चाहिए। जो रियलाइजेशंस है पर टन, आई थिंक वहां पे एक स्टेडी इंप्रूवमेंट देखना चाहिए। दे हैव एक्चुअली टेकन सम प्राइस हिक्स जो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। पावर और इनपुट कॉस्ट कम होने के कारण मेरे हिसाब से आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में जैसे फुल फ्लेज एक्टिविटी स्टार्ट होगी इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और जो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, यहाँ पे आई थिंक EBITDA पर रिपोर्टेड टन 1300 रुपए के आसपास आना चाहिए। दैट शुड शो साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है सीमेंट एज अ सेक्टर एक स्ट्रक्चरल प्ले है। यहाँ पे आई थिंक अल्ट्राटेक रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉप पिक्स। ये हमने क्लाइंट्स को बता दिया है। हमारा खुद का लक्ष्य यहाँ पे 5200-5250 के आसपास है विद द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स पर्सपेक्टिव। तो देखिए अल्ट्राटेक ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। ग्रासिम के स्टॉक के ऊपर भी कल नजर रहेगी अल्ट्राटेक के नतीजों के साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ बाजार और उसका कारण एचयूएल का जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ था और वो ये कह रहे हैं कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है डिमांड रिकवरी पर। ये दो स्टेटमेंट्स जो आए हैं, देखिए जैसा कि हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए कमेंट्री में कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक शब्द का इस्तेमाल जो एचयूएल ने किया है और डोमेस्टिक रिकवरी, डोमेस्टिक जो बिक्री है, वॉल्यूम ग्रोथ है वो 1% का है। तो आप देखिए इसका असर एशियन पेंट पर भी पड़ा है। आप देखिए एशियन पेंट बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था इस नतीजे के आने से पहले, लेकिन ये स्टॉक भी देखिए ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स में इस कमेंट्री के बाद आप देखिए मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। देखिए एशियन पेंट भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। बाजार मानकर चल रहा है कि फिर क्या दूसरी कंपनियों की जो वॉल्यूम ग्रोथ है डोमेस्टिक वाली वो क्या ढीली रह सकती है, ये एक चिंता, या फिर आप कह सकते हैं ये इस समय की देखिए दिक्कत सामने आ रही है। और इसीलिए एचयूएल अगर आप देखें तो ये फिसलता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट्स थोड़े से अनुमान के विपरीत नजर आ रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन और सर्विसेज प्री कोविड लेवल पर पहुंच गई हैं, ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन एचयूएल कह रहे हैं कि डिमांड जो है अर्बन इंडिया कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है डिमांड रिकवरी को लेकर। ये एक स्टेटमेंट है एचयूएल का स्टेटमेंट। डॉक्टर साहब रखिएगा प्लीज। स्टेटमेंट पे थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। महेश जी घबराने की जरूरत है या नहीं है? मुझे नहीं लगता घबराने की जरूरत है। आई थिंक दो कारण बहुत मैं स्पष्ट तरीके से कहता हूं। एक पहली तो आई थिंक लॉकडाउन और लॉकडाउन रिलेटेड इश्यूज के वजह से जो प्रोडक्ट प्रोफाइल होती है, आई थिंक हर कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल और मोड्स अलग अलग है। एचयूएल के अगर आप प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें तो आई थिंक ब्यूटी सेगमेंट में भी है, डिटर्जेंट सेगमेंट में भी है, होम केयर सेगमेंट में भी है, और इसमें आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा प्रीमियमाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स और अन्य जो जनरल यूज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय द जनरल पब्लिक एट लार्ज। ब्रिटानिया के भी अगर आप कमेंट्री सुने हेमंत जी तो वहां पे भी उन्होंने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का ही स्टांस लिया था। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि इनकी मेजर प्रोफाइल जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ है और वहां पे थोड़ी ग्रोथ या डिमांड वापस आने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। दूसरे कंपनीज का आपको इंडिविजुअली आई थिंक प्रोडक्ट प्रोफाइल देख के अप्रोच करना पड़ेगा, अर्निंग्स कैसे रहेंगी। तो आई थिंक काफी कंपनीज जिनके मोड्स हैं उन्होंने अलग अलग SKUs बनाए हैं, विच इज एज सिंपल एज दैट कि आई थिंक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए विद स्मॉल प्राइस पॉइंट
पॉइंट्स जो बखूबी आई थिंक बिकते हैं। रूरल एरियाज के लिए छोटे सैशे होते हैं, सेमी अर्बन एरियाज के थोड़े बड़े होते हैं, और बड़ी बड़ी बोतलें बिकती हैं आई थिंक अर्बन एरियाज में, अगर मैं शैम्पू की बात करूं और एनी अदर प्रोडक्ट्स एज एन एग्जांपल। इसलिए आई थिंक यू हैव टू प्रॉब्ली जस्ट अंडरस्टैंड कि जो प्रोडक्ट प्रोफाइल होता है हर एक एफएमसीजी कंपनी का अलग होता है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, अगर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलते हैं आज शाम की स्पीच से या कुछ स्टिमुलस पैकेज के हिसाब से, कंजम्पशन शुड स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट कमिंग बैक। और मेरे हिसाब से आई थिंक अनदर क्वार्टर और टू द कंजम्पशन शुड कम बैक टू फुल नॉर्मलाइजेशन, और वहां पे आई थिंक फुल बेनिफिट्स आते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के हिसाब से। तो यस, कमेंट्री थोड़ी आई थिंक ढीली जरूर है, बट यू कैन नॉट पेंट द एंटायर सेक्टर विद वन ब्रश, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और वहां से आपको आई थिंक अच्छा फायदा हो सकता है। जी हाँ, दिक्कत ये है ना हेमंत, ये वर्ड जो है ना कॉशियस, ट्रेडर्स के दिमाग पे ऐसा हावी होता है ना कि पूछिए मत। आरबीआई बोलते हैं या मैनेजमेंट बोलते हैं, सब के सब अगर आप देखिए अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। खैर, लॉन्गर टर्म अप्रोच दूसरी होगी, ये याद रखिएगा। स्थिति को लेकर ये मैनेजमेंट की टिप्पणी है, बाकी कॉशियस वर्ड से थोड़ा ट्रेडर्स घबराते हैं, याद रखिएगा। एक मीनिंगफुल प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, इसमें कोई राय नहीं है। 2149 और ये कल के परसों के इनफैक्ट आप देखें अपने वेटेड प्राइस के एग्जैक्टली आप देखें आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब श्रीकांत चौहान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी कुछ देर पहले मयूरेश जी कह रहे थे कि मेरे को भी प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर कई लोग मैसेज कर रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम वो उनको बता रहे हैं या पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। आपको क्या लगता है और उसके मद्देनजर आप बाजार में क्या करना चाह रहे हैं? मयूरेश जी ने वैसे अगर आप देखें तो उन्होंने मोदी जैकेट पहन लिया है, सही है, और इतने विजिबल रहते हैं वो और इतने क्लियर कमेंट्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लाजमी है। वो तो और ट्विटर पे भी काफी एक्टिव है, बहुत तो एक्टिव ये तो होना ही था। बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में वीरेंद्र कैसा है ना कि जो रिलायंस है वो नहीं चल रहा है, तो जो मार्केट का जो इंजन है वहां पे थोड़ी सी खराबी आ गया, और इसी वजह से मार्केट पे एक्शन होने के बावजूद भी एक्शन नहीं लग रही है। सही है। बट समाओ धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा टाइम ले लेगा, उसके बाद एक रिकवरी का पैटर्न डेफिनेटली बनेगा। लेकिन करंट लेवल से जब तक 12,050 का लेवल मार्केट क्रॉस ना करे तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, और अगर कोई भी करेक्शन अगर आ जाए, लेट्स से 11,800 का अगर लेवल आ जाता है तो काफी बढ़िया होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। ठीक बात है। तो देखिए रिलायंस के ऊपर निगाहें टिकी हैं, इससे खूब होप है। ये चलेगा तो फिर मार्केट का मूड सुधरेगा। इस समय निफ्टी में सबसे ज्यादा जो नीचे की तरफ खींचने वाला स्टॉक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एचडीएफसी बैंक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आईटी शेयर ने आज अच्छा कमबैक दिखाया, ये तो कहना होगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने ग्रासिम की बात की थी, ग्रासिम लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। आप तो क्लोजली ट्रैक करते हैं श्रीकांत जी ग्रासिम को, ये बताइए अल्ट्राटेक के नंबर्स कल हैं, सीमेंट स्पेस पर आप भी सुबह भी काफी बुलिश थे, ग्रासिम भी क्या चल सकता है और आपके टारगेट्स क्या होंगे कल के लिए? बिल्कुल हेमंत जी, अगर आप इसके चार्ट को देखते हो ग्रासिम के, तो वो इतने ग्रेजुअली और इतने स्लो पेस से कभी नहीं चला है। और अगर इतने स्लो पेस से अगर चल रहा है तो एक बात क्लियर है कि इसमें अक्यूमुलेशन हो रहा है या तो कॉर्नरिंग हो रहा है। और अगर आप आइडिया के प्राइस को भी देखें तो आज के दिन में काफी अच्छी उसमें तेजी बनी है, तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। और ये स्टॉक जो अपने इमीडिएट हाइस थे, यानी कि जो फरवरी जनवरी के जो इसके हाइस थे 850 रुपए के, मुझे लगता है कि ये उसे छूने जा रहा है और इसी पेस में जाएगा, हरिडली नहीं जाएगा ये स्टॉक। और इसी वजह से लगता है करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। जो इसके हायर टॉप हायर बॉटम जो बन रहे उसके बेसिस पे जो इसके प्रीवियस लोस थे वो थे 745 के करीब के, तो 745 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड क्रिएट कीजिए और 850 रुपए का टारगेट रखिए। जी चलिए, तो ये आपकी अप्रोच है श्रीकांत की। अब लाइए आप बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस का प्राइस आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, करीब करीब आपको 3250 रुपए का। इसका ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है, ये समझ लीजिए कि करीब 5000 रुपए की, 2918 रुपए की। जब इस लेवल पे था ये 2900 के स्तर पे, तो निफ्टी का करीब 12400 का लेवल था। हम ऑलमोस्ट 12000 का सफर फिर तय कर चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन क्वार्टरली नंबर्स कैसे होंगे, सुमित से समझते हैं। सुमित, इस बार के बजाज फाइनेंस के नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या कोई वाइल्ड स्विंग ये नंबर्स दे सकते हैं?
क्या है एक्सपेक्टेशन बजाज फाइनेंस से? देखिए, बजाज फाइनेंस के केस में पहले मैनेजमेंट ने अपना कॉशियस स्टांस जो है वो रख दिया था एक्सचेंज पे। उन्होंने पहले अपने नंबर्स को लेकर जो आउटलुक है इस क्वार्टर का वो ऑलरेडी रख दिया था, और इसके अंदर उन्होंने साफ कह दिया था कि मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज हो रहा है, AUM के अंदर डिक्लाइन आ रहे हैं, इसके अलावा डिपॉजिट्स के अंदर मोर लेस 0.9% YTD ग्रोथ देखने को मिली है, और उसके अलावा प्रोविजनिंग थोड़ी हाई रही है Q2 के अंदर। तो ऑलरेडी सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो बाजार में उन्होंने पहले ही डिस्काउंट करवा दिए हैं इस भाव के अंदर। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। जो अनुमान लगाया जा रहा है लोन ग्रोथ के अंदर Q-on-Q बेसिस पे, वो पिछली बार करीब 28-29% था, और इस बार ये अनुमान है कि शायद ये 6.5% के आसपास का डिक्लाइन यहां पे देखने को मिले। कस्टमर बेस 4.5 करोड़ है, जो कि 3.87 करोड़ था पिछले साल, और 4.3 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो वो मोर और लेस फ्लैटिश साइड पे रहेगा, थोड़ा बढ़ के ही आएगा। डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ने का अनुमान है, करीब 21,600 करोड़ रुपए के आसपास के डिपॉजिट्स रहेंगे, जो कि सीक्वेंशियली 8% बढ़कर आ सकते हैं 20,000 करोड़ के सामने। NII फ्रंट पर Q-on-Q बेसिस पर 11% डिक्लाइन का अनुमान मार्केट्स लगा रहा है, और 30% जो मुनाफा है वो 30% YOY बेसिस पे और 10% सीक्वेंशियल बेसिस पर चेंज कर सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो बहुत हद तक निगेटिव चीजों को डिस्काउंट करा दिया है शेयर ने। अब अगर नंबर यहां से थोड़ा भी अपटिक दिखाते हैं तो शेयर से थोड़े उल्टे तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, बहुत लोगों के पास है भी नहीं अभी, सब लोगों का बिक गया ये स्टॉक, और उसके बाद देखिए अब इसने चलना शुरू किया है, और नंबर्स में Q2 का अपडेट के साथ साथ बहुत खराब खबरें डिस्काउंटेड है। तो बजाज फाइनेंस ये वो स्टॉक है जो फोकस में कल रहने वाला है। राहुल शर्मा जी, इसके चार्ट्स देखकर बताइए कैसा लगता है ये आपको, और अगर कोई खरीद रहा है आज तो क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट्स क्या होंगे फिर? जी हाँ, इसमें लास्ट 3 सेशन से स्टॉक एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है अपने 200 DMA के आसपास। तो आई थिंक एक तरह से अगर चार्ट्स को मैं देखूं तो लास्ट 3 सेशन में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप ही हुआ है, तो एक तरह से फ्रेश पोजीशंस बन रहे हैं, ऐसा अंदाजा लग रहा है डेटा देखकर। बट आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, एक तरह से ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। अगर ये 3300 का लेवल निकाल देता है कंफर्टेबली, तो आई थिंक इसमें अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है ऊपर में। इसमें एक 3500 का टारगेट ये सीरीज के लिए बाकी है। आई थिंक ये ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो या तो ब्रेकआउट पर बाय करें, या तो नीचे में अगर इसका जो अगला सपोर्ट है 3200 के आसपास वहां पर मिलता है तो बाय करें। बीच में यहां पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की राय दूंगा। थोड़ा बीच में अगर आप देखें वेट एंड वॉच की राय दूंगा। मयूरेश, बहुत संक्षेप में टिप्पणी रखिएगा बजाज फाइनेंस से। इसी प्राइस में रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जैसे कि सुमित ने कहा कि मैनेजमेंट ने एक कॉशियस कमेंट्री के साथ एग्जैक्टली मार्केट सर्कमस्टेंसेस, हालात से अगर आप देखें बाजार को वाकिफ करा दिया गया है। बाकी अगर आप देखें नंबर्स में क्या डिलीवर करते हैं वो, लेकिन इस प्राइस पर रिवॉर्ड अच्छा है या फिर किसी और NBFC पे आप फोकस करना चाहेंगे? बजाज फाइनेंस वर्सेस रेस्ट को अगर एनालाइज करना हो तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? दो चीजें, जैसे सुमित ने कहा, आई थिंक नंबर्स थोड़े आई थिंक लोअर साइड पे आने की उम्मीद है, और उन्होंने बाजार को आई थिंक एक इसकी महक दे चुके हैं। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है लार्जली आई थिंक जो है कि सेकंड हाफ में पोस्ट अराउंड द फेस्टिव सीजन और उसके बाद रिकवरी ठीक ठाक आएगी। अभी मैनेजमेंट ने कॉशियसली वीरू जी अंडरराइटिंग स्किल्स अपने कंस्ट्रेन किए हैं और सिर्फ चुनिंदा लोन जो डिसबर्स कर रहे हैं, इसलिए डिसबर्समेंट्स में भी थोड़ी गिरावट देखने मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जिनके पास है, आई थिंक वो इन्वेस्टर्स बिल्कुल बने रह सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक नंबर्स की राह देखें, वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन। इसलिए फ्रेश बाइंग अभी ना करें, बट जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें। विद इन द एनबीएफसी मुझे लगता है आई थिंक जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहां से आई थिंक कैनफिन होम्स पे दाव बिल्कुल लगाया जा सकता है। यहाँ पे हमारी खुद की उम्मीद है आई थिंक जो हाउसिंग डिमांड है दैट कैन शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ अगले कुछ तिमाहियों में। इनकी खुद की बैलेंस शीट इज क्वाइट वेल प्लेस्ड। तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अगर हम डायनामिक्स देखें तो 20,000 करोड़ के ऊपर की इनकी बैलेंस शीट ग्रो हो चुकी है, निम्स काफी अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी खासी कंट्रोल में है। तो बिल्कुल आई थिंक बजाज फाइनेंस को होल्ड करके रखें जिनके पास है। एनबीएफसी लार्जर स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस में कैनफिन होम्स। ऑलराइट, तो कैनफिन होम्स देखिए चलता हुआ इस समय आपको नजर आ रहा है, बढ़िया प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, 1.25% ऊपर। ये स्टॉक है जिसके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। इस समय गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के नंबर्स आ गए हैं आपके सामने और नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। करीब करीब 80 करोड़ रुपए ज्यादा आय रही है और मुनाफा देखिए 15 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ रुपीज हो गया है और इसलिए ये स्टॉक भी आपको स्पाइक दिखा रहा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट दिन के हाईज पर, GIL ये देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाता हुआ। एक बार चार्ट दिखाइएगा डॉक्टर साहब, दीजिए 4 वाला हो गया 5, 5.5, इसी स्पीड से चलेगा तो कहां तक चला जाएगा? गाबा साहब, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ट्रैक कर रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या? नंबर्स बहुत ही गजब क्या है, 15 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 73 करोड़ रुपीज।
गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट यस बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 125-20 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे 125 का स्टॉप लगाकर अब भी किसी को लेना है ले सकते हैं। 135-140 का एक टारगेट नजर आएगा, न्यू हाई पे चल रहा है, अच्छा है स्टॉक। ऑल राइट, तो देखिए बढ़िया नजर आ रहा है स्टॉक, और देखिए नतीजों के आते ही स्टॉक में भी एक हरकत आ गई है, ऊपर की तरफ ये शेयर भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी स्वागत है आपका। मार्केट कैसा लग रहा है आपको? तीसरे दिन लगातार हरे निशान में बाजार कारोबार कर रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका कल के लिए? देखिए बाजार का ट्रेंड तो इंटेक्ट है, और देखिए हम कहीं ना कहीं वापस एक दायरे में फंसे हैं, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति इंटेक्ट है। और जब तक ये 11,800 होल्ड करता है तब तक ऐसा लग रहा है कि वापस 12,000, 12,100 के लेवल को छूने में कामयाब रहेगा। चिंता की विषय जरूर है क्योंकि रिलायंस नहीं चल रहा, बट अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल जब तक 11,800 के नीचे बाजार सरेंडर नहीं हो तब तक आप पॉजिटिव रुख के साथ बाजार में कामकाज करें। और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो 24,000 का लेवल जब तक बैंक निफ्टी होल्ड करता है, यहाँ पे 24,750 तक के अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। चलिए इस बीच सुमित से एक नतीजों पे और बात कर लेते हैं। केपीएच टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें, और इस बीच आप एक स्टॉक और दिखाइए हमें। सुमित के पास में जाऊं उससे पहले माइंट्री अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, और आप ये समझ लीजिए कि कल जब आईटी नहीं चल रहा था और परसों जब गिर रहा था, कल ये स्टॉक सबसे बड़ा ओआई गिरर था, और उस ओआई एडिशन ने एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर दिया था कि आज इसका मैजिक शो होगा, और हुआ, और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। एक बार प्लीज पालवी साहब, अगर कोई इस पुलबैक को राइड कर रहा है तो इस पुलबैक को कहां तक राइड करे? आई मीन 1410 आपकी स्क्रीन पे है, अभी कितना स्ट्रेच होगा हाई साइड पे ये? देखिए वीरेन जी, जिस तरीके से स्टॉक ने कल एक डोजी कैंडल बनाया, उसके ऊपर आज ये हाई क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल एक रिवर्सल का साइन, तो जो करेक्शन था उसका रिवर्सल हो चुका है। मुझे लग रहा है 1435 ये एक इमीडिएट हर्डल है, वहां तक मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और आईटी स्पेस में आज थ्रू आउट द डे देखें तो एक अच्छी एक्यूमुलेशन आज देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि आईटी स्पेस भी अपने रडार पे रखना चाहिए। कल के सेशन में हमें आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अभी इसके जो टारगेट मुझे इमीडिएट लगते हैं वो 1435 तक लगते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है और ट्रेल कर ले स्टॉप लॉस को 1390 के आसपास। बात है। देखिए तो आईटी स्पेस एक्टिव है, सबसे बढ़िया प्रदर्शन एचसीएल टेक महिंद्रा दिखाता हुआ आपको आज नजर आ रहा है। क्या रैली देखने को मिल रही है इन्फोसिस विप्रो में, तो नतीजों के बाद थोड़ा बहुत सुस्ता है, साइडवेज हुए, उसके बाद देखिए एक बढ़िया मूव देता हुआ ये सारा का सारा पॉकेट। अच्छा, सीसीएल प्रोडक्ट्स के नतीजे आ गए हैं, मुनाफा आए देखिए 299 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ के पार निकल गई है, मुनाफा 42 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ रुपीज पेश हुआ है। तो मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा है, आय में भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, ठीक नंबर्स कहे जाएंगे। लेकिन चलिए यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा चल रही है। यतिन बताइए। तो हेमंत फोकस करेंगे आज की पीएम मोदी स्पीच पे, और मार्केट में बात तो ऐसी है, एक्सपेक्टेशन ऐसे बिल्ड हो रहा है कि कुछ न कुछ जो है गरीब कल्याण योजना या जो पीएम किसान कल्याण योजना है उसमें कहीं एक्सटेंशन आ जाए, कोई बढ़ोतरी हो जाए, कोई स्टिमुलस आ जाए, और इसको मद्देनजर रखते हुए डीलिंग रूम जो है अपनी पोजीशंस बना रहे हैं थोड़े बहुत एफएमसीजी नाम में, खास करके डाबर में। अगर आप एचयूएल की कमेंट्री देखें तो उन्होंने ये कहा है कि रूरल मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेट्रो मार्केट में थोड़ी सी अभी भी ग्रोथ में चैलेंज है। तो अगर आप डाबर की बात करें तो उनका पोर्टफोलियो जो है टियर 2 सिटी रूरल मार्केट में ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो डाबर पे बीटीएसटी की जो है रणनीति डीलिंग रूम्स जो है चला रहे हैं, और ये पीएम मोदी के स्पीच के पीछे पीछे यहां लॉन्ग पोजीशन हमको बनते हुए दिखाई दे रही है। करीब 8 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा एक ऐसा आईटी स्टॉक है, माइंट्री की बात करी वीरू ने, टेक महिंद्रा पे भी फोकस होना चाहिए। यहां लगभग ओपन इंटरेस्ट में 8% का इजाफा हुआ है, 10 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि 865 से लेकर 870 तक के लेवल्स यहां हमको देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं पोजीशनल बेसिस पे। तो एक बीटीएसटी अगर आपको थोड़ा बहुत हाई रिस्क ट्रेड लेना है तो डाबर पे, और पोजीशनल बेसिस पे टेक महिंद्रा पे लॉन्ग। पर टेक महिंद्रा जब देखिए श्रीकांत जी होते हैं तो श्रीकांत जी टेक महिंद्रा पर एक लॉन्ग कॉल दिया करते हैं। श्रीकांत जी, टेक महिंद्रा इन स्तरों पर आपको कैसा लगता है? आप भी यतिन के साथ हैं? श्रीकांत जी को इनफैक्ट यतिन के साथ मुझे कई बार होना पड़ता है, क्योंकि यतिन जी जो खबर होती है वो एकदम सटीक खबर लेके आते हैं।
और लेकिन एक खबर की बात है, अगर चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में भी वैसे ही उतना उम्दा फॉर्मेशन बना है और वॉल्यूम्स काफी अच्छे तरीके से पिकअप होते जा रहे हैं। तो लग रहा है कि ये टेक महिंद्रा आने वाले दिनों में हम वापस या रिजल्ट के पहले 890 या 900 के लेवल्स को बिल्कुल देख सकते हैं। 1000 रुपए के हमारे फाइनल टारगेट्स है इसके ऊपर, तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। चूंकि आज रिजल्ट है तो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा आज के लो का, तो जो है 819 के करीब। तो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन अगर इसे लॉन्ग करके चले तो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो आईटी में टेक महिंद्रा मोटा भाई यानी यतिन का मानना है कि ये स्ट्रांग मूव दे सकता है और डाबर डीलर्स की एक्सपेक्टेशन है। यतिन, मिड कैप में कुछ खास जिसको डीलर्स चेस कर रहे हो? तो देखो वीरू, इंडियन होटल्स बहुत दिन के बाद यहां हमको अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है और मुझे ये बताया जा रहा है कि काफी दिग्गज एचएनआईज जो हैं यहाँ आज खरीदारी कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का अगर आपको अपसाइड खेलना है अनलॉक की थीम पे, होटल ओपनिंग अप की थीम पे, खास करके टूरिज्म की थीम पे, तो इंडियन होटल्स पे जरूर अपना ध्यान दीजिए। यहाँ डीलिंग मुझको लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा और होटल स्टॉक्स जो हैं उनमें ऑक्यूपेंसी रेट जो होती है, रूम रेट्स जो होते हैं, वहां हमको फर्मनेस देखने को मिल रही है। तो इंडियन होटल्स एक बाय रिकमेंडेशन मिड कैप साइड पे डीलिंग रूम से। ऑलराइट, तो इंडियन होटल्स ये वो स्टॉक है जो आप कह रहे हैं डीलिंग रूम्स में चर्चा चल रही है और दो और स्टॉक्स आपने बताए, इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। तो डीलिंग रूम चेक का यतिन ने आपको दे दिया और यतिन ने काम और बेड़ा और उठाया है। रोज आपको बताएंगे वो कि एक्शन में आने के बाद कौन से स्टॉक्स अब एफएनओ के बैन में जा रहे हैं। मैं आज सुबह सुबह पढ़ रहा था और देख रहा था कि कितने शेयर बैन में चले गए, तो दर्जन भर स्टॉक हो गए थे आज, जो मैंने सूची सुबह सुबह बनाई थी। माइंडट्री, नाल्को, भेल, कैनरा बैंक, एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स। अब ये सूची जानना बहुत जरूरी है, इतने सारे स्टॉक्स हैं जो देखिए एफएनओ के बैन में दरअसल चले जाते हैं। तो 1 दर्जन स्टॉक्स एफएनओ के बैन में थे आज सुबह। ये बताइए अब कौन से स्टॉक बैन में आ सकते हैं आज की पोजीशन के बाद? तो देखिए हेमंत, जो नया रूल है एक्सचेंज का वो 100% अगर मार्केट लिमिट हो जाती है तो बैन में चले जाता है। तो जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स है जिनका ओआई लगभग 90 से 95% होता है, उसमें वेदांता लिमिटेड शामिल है, अदानी एंटरप्राइजेस शामिल है और विप्रो। तो अदानी एंटरप्राइज और विप्रो की लाइकलीहुड कम लग रही है, लेकिन फिर भी पॉसिबल एंट्रेंट्स हो सकते हैं। और वेदांता का ओआई जो है लगभग 95% पे अभी पहुंचा हुआ है लास्ट 10 मिनट में जब हमने चेक किया था। तो अगर लास्ट के आधे घंटे या 15 मिनट में यहां ओआई में और एडिशन हो जाता है तो लाइकलीहुड है कि ये बैन में आ सकते हैं। अच्छा, एग्जिट क्या होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेमंत आपने कहा ना 1 दर्जन पर शेयर्स बैन में है, तो उसमें से काफी सारे शेयर्स में चेंजेस आते हैं। तो लाइकली एग्जिट जो है एफएनओ बैन से लगता है कि सेल बाहर आ जाएगा और वोडाफोन आइडिया बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ओआई में काफी बड़ी गिरावट हमको आज देखने को मिली है, स्पेशली आइडिया में जहां हमने 10% का बड़ा मूव देखा है। और पीवीआर और एस्कॉर्ट्स, तो आइडिया, सेल, पीवीआर और एस्कॉर्ट्स, ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो शायद एफएनओ बैन के बाहर निकल जाएंगे कल के सत्र में। चलिए, तो थोड़ी लिस्ट कम होगी, पीवीआर स्कॉट्स अगर निकलेंगे। हाँ, पीवीआर और स्कॉट्स भी देखिए कितने सारे स्टॉक्स एफएनओ के बैन में। ये बताता है ट्रेडर्स का इंटरेस्ट एफएनओ वाले स्टॉक्स में किस कदर ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर कल सुबह सुबह हम आपको बताएंगे मुनाफे की तैयारी में, लेकिन लगता ही है कि ये बाहर निकल जाएंगे। तो काफी दिनों बाद होगा, ये बाहर निकलने वाली सूची थोड़ी लंबी हो सकती है, अंदर जाने वाली सूची से अंदर जाने वाली सूची तो देखिए पहले से काफी लंबी नजर आ रही है। भसीन साहब के पास हम जाएंगे अभी और भसीन साहब से जानेंगे कि उनके भरोसेमंद शेयर कौन से हैं। उसके बाद हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे एक एक शानदार बीटीएसटी, एसटीबीटी आइडिया उनकी तरफ से कौन सा निकल कर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कुछ नतीजे जो अब तक आए नहीं हैं। अब अगर आप आ जाए आधे घंटे में तो ठीक है, वरना इनके ऊपर भी बाजार कल रिएक्शन देगा। एक तो है एल&टी इन्फोटेक। एक बार लाइए डॉक्टर साहब, एल&टी इन्फोटेक और हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे कल के सत्र में। अगर अब आधे घंटे में इनके नतीजे नहीं आते हैं तो एल&टी इन्फोटेक का सुबह फर्स्ट हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखा था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। और हिंदुस्तान जिंक पर देखिए हमने कल आखिरी सौदे में भी चर्चा की थी और ये स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक पर एक चार्ट चेक गाबा साहब दीजिए प्लीज, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? एक्सपेक्टेशन एक अच्छे डिविडेंड की भी है, कल भी इसी समय देखिए यही चर्चा हो रही थी और आज भी ये स्टॉक दिन के हाईस पर जाकर इस समय खड़ा हुआ है। यस, बिल्कुल, कल भी हमें कहा था कि आपको मिलेगा यहाँ पर, इसका जो टारगेट है करीब 233 के करीब जाना चाहिए मेरे ख्याल से, वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉक होगा करीब 220 का। हिंदुस्तान जिंक मुझे अब भी अच्छा लगता है, लेने की जगह कल और परसों थी बहुत बढ़िया, अब भी अपने में है। इक्विटास का कितना? हिंदुस्तान ले
हेमंत ओके, मैं आप पानी पीजिए, मैं आप चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। तो हिंदुस्तान जिंक ये वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है, इसके नतीजों के ऊपर सबकी नजरें रहने वाली है। मयूरेश जी, बीटीएसटी किया जाए क्या ऐसे? सर बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आई थिंक नंबर्स बहुत तगड़े आने की उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन यही है। आई थिंक जो डिविडेंड पे आउट्स नहीं हुए हैं वो तो आएंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बोनस देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो बढ़िया होगा। तो जिंक में तो है ही, जो डिमांड सप्लाई के मिसमैचेस हैं। सिल्वर में जो रियलाइजेशन ग्रोथ हमें देखने मिलेगी वो भी तगड़ी होगी, बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो नंबर्स आने की बहुत बढ़िया उम्मीद है। तो यस, बिल्कुल बीटीएसटी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसके ऊपर रहेगी नजर। कल के सत्र में 222 ये लेवल याद हो जाएगा, 222 ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस होगा कल के सत्र में भी। बाजार देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं 3 बजे, हम उनसे जानते हैं उनके शानदार 2 आइडियाज। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर। भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए कैसा लग रहा है बाजार? अच्छा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी साहब के आज शाम के 6 बजे के भाषण से? हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी, बहुत बढ़िया लग रहा है बाजार। और आपको ठोक के कहा था 25,000 बैंक निफ्टी, एक्सपायरी 24,460 हो गया है, अब तो शायद उसके ऊपर ही जाएगा। और इन दिस केओस ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी है, इंडिया विल स्टैंड आउट। मोदी जी उसकी 2 राय करेंगे कि शायद कोई छोटा सा पैकेज भी दे दे, लेकिन वो आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देंगे। और टचवुड, हमारा भगवान की मेहर से, माता की मेहर से सब अच्छा ही चल रहा है, तो आई थिंक सम पॉजिटिव विल कम। तो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि शेयर बाजार आपको दिखा रहा है कि बैंक्स में जो तेजी आई है उससे सबकी नजर अब 12,000 के ऊपर हो गई है। तो आपको जैसे कहा था सर, ये दिवाली 12,250 तक जाएगा या 400 जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन 12,000 और 25,000 बैंक निफ्टी, ये आपको मैंने ठोक के कहा था। कल का अपडेट दे दूं हेमंत जी, मैंने आपको मदरसन सुमी दिलाया था 107 रुपए पे, 110 बिक गया, 109.75, उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं तो 115 का टारगेट। वोल्टा 6787 688 में दिलाया था, इट हैज हिट 699, यू कैन बुक प्रॉफिट देयर। कल मैंने आपको बोला था मेरा डार्क हॉर्स होएगा गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ। गोदरेज प्रॉपर्टी आज टॉप पे है, हाईएस्ट रेट है 930, और अशोक लीलैंड। अब मैं 3 पिक दूंगा और आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। सर बिल्कुल, प्लीज शुरू करिए। और मुझे याद है गोदरेज प्रॉपर्टीज आप पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, इवन ओबरॉय रियल्टी के ऊपर भी चर्चा हुई है। ये सारे रियल एस्टेट शेयरों ने खूब पैसा बनाकर दिया है। बताइए सर, मैं लिख रहा हूं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये शेयर अभी वो बैन में चल रहा है, तो आप ट्रेडिंग के लिए ना लीजिए। लेकिन टाटा मोटर 129 रुपए पे 150 की दिवाली मिलेगी, तो आप ये डिलीवरी करके ले लीजिए, दैट विल बी माय हम्बल सजेशन। दूसरे 2 बाय जो हैं, पहला होएगा डीएलएफ ने अपना जो फर्स्ट टाइम किया है कि इट हैज मोनेटाइज इट्स साइबर, जो इसकी रेंटल इनकम है, एट 7.34 यील्ड, व्हिच टेल्स मी दैट द कैश नाउ इज बिकम अ वेरी वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। तो 66 का भाव है, 63 का स्टॉप लॉस, 178 टू 180 का टारगेट। दूसरा प्ले ऑन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, कल एक बहुत बड़ा पोर्ट कंपनी है मेरस्क, उसने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया है, तो अडानी पोर्ट आई थिंक शुड बी एन आउट परफॉर्मर। 347 का भाव है, 341.50 का स्टॉप लॉस, 368 टू 370 का टारगेट। अडानी पोर्ट आप कह रहे हैं खरीदना चाहिए, डीएलएफ और टाटा मोटर ये वो स्टॉक है जो रडार पर होना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो आज तो 2 नहीं 3 बीटीएसटी आइडियाज हैं भसीन साहब की तरफ से, इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। शुक्रिया भसीन साहब समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टाटा मोटर्स बैन में है, लेकिन डिलीवरी लीजिए, यानी कैश में स्टॉक को खरीद कर रखिए और दिवाली तक का नजरिया रखिए, तो आपको और अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब एक एक करके अपने एक्सपर्ट से जानते हैं उनके बीटीएसटी आइडियाज। राहुल जी, शुरुआत आपसे बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है, कल के लिहाज से क्या लेकर जाना चाहेंगे आज? जी हाँ, मुझे रियलिटी इंडेक्स में काफी अच्छा सेटअप होता दिख रहा है, उसमें से डीएलएफ एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर है। आई थिंक डीएलएफ को बाय करके चल सकते हैं, बीटीएसटी के लिए भी और पोजिशनल ट्रेड के लिए भी। बीटीएसटी के लिए आप बाय करें 163 के स्टॉप लॉस से, और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आप बाय कीजिए 160 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक इसमें कल के सेशन में 170 क्रॉस होता दिख सकता है, और साथ में पोजिशनल बेसिस पे 175 178 का टारगेट है। तो मेरा बीटीएसटी है डीएलएफ। ओके, आपका बीटीएससी ट्रेड है डीएलएफ। आज सुबह से अगर आप देखें डीएलएफ पे डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, उसके बाद डे हाई की ट्रेजेक्टरी में स्टॉक है। अभी कॉल भी थी अगर आप देखें भसीन साहब की, और बीटीएससी तौर पे ये राहुल भी कैरी करेंगे। मीनवाइल एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खबर है कि एचडीएफसी बैंक पोस्ट नंबर्स जो फॉल था ना, जो गिरावट आई थी, उसको
पूरा रिकवर कर चुका है और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। चंदन, ये बताइए आपका BTST ट्रेड क्या होगा और थीम क्या होगी उसकी? जी हाँ जी, देखिए मैं BTST ट्रेड के लिए यहाँ पे एशियन पेंट और डाबर पे फोकस करूंगा और प्रिफरेबली देखिए एक ट्रेड के लिए एशियन पेंट पे फोकस रहेगा। काउंटर में लगभग 17% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, पिछले 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। वीकली सेटअप, मंथली सेटअप, ईयरली सेटअप काफी पॉजिटिव है और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा 2222 टारगेट है, बट इमीडिएट बेसिस पे लगभग 2170-80 तक के लेवल बनने चाहिए। तो 2085 के 2085 के स्टॉप लॉस से 2170-2180 तक के टारगेट के लिए एशियन पेंट पर खरीदारी की सलाह है। बिल्कुल, एशियन पेंट देखिए आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। DLF आपको शर्मा जी, इस पे राहुल शर्मा जी का कॉल देखिए निकल कर आया है। गाबा साहब, आपका BTST आइडिया दीजिए प्लीज। टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी जगह से बाउंस मिला है, आज का बार बढ़िया है। मुझे इसका जो टारगेट है लगता है 870 का, हायर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप होगा 840। टेक महिंद्रा बाय। तो टेक महिंद्रा आपको पसंद आता है इस समय। श्रीकांत जी, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, बताइए प्लीज। हेमंत जी, अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स में देखेंगे तो वहां पे काफी अच्छा एक इंटरेस्ट बना हुआ है। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग डेटा बनते जा रहा है, वॉल्यूम, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, सभी कुछ काफी इंटरेस्टिंग है। और उसमें अगर सबसे बढ़िया अगर कोई स्टॉक अगर उभर के आ रहा है तो उसमें वो है अशोक लेलैंड, जो 75.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप फॉर्मेशन देखें तो एक क्लियर कट एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन है और इसके ब्रेकआउट में से अगर ये निकलता है तो इसमें वापस एक बार 82 के लेवल्स भी ये छू सकता है। और चूंकि ये अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स, भारत पोस्ट और अशोक लेलैंड तीनों में तेजी है, तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड लॉन्ग करें। 74 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स हम रखेंगे 80 रुपए के। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें जितनी कॉल्स थी, राहुल जी DLF, चंदन कापड़िया जी का है एशियन पेंट्स और डाबर पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश गाबा सर ने कहा कि वो टेक महिंद्रा को उसकी स्ट्रेंथ के मद्देनजर अगर आप देखें कैरी करके ले जाएंगे लॉन्ग साइड पे, और अशोक लेलैंड श्रीकांत चौहान कह रहे हैं कि वो इसको बाय करके ले जाएंगे। मयूरेश जी, जरा थोड़ा सा आप भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बताइए आज के इस मार्केट को, इसके बिहेवियर को, बैंक निफ्टी की चाल को देखते हुए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो अगर एक BTST कर रही हो थिंकिंग ट्रेडिंग एड के हिसाब से, मुझे लगता है जॉनसन कंट्रोल हिताची जो कंजम्पशन वाली थीम है इसके साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक ने बहुत खूबी आज उसका 50 और 200 DMA एक साथ निकाला है वीरू जी। तो आई थिंक 2190 इसका 50 DMA था, 200 DMA वाज 2292, एक साथ एक कैंडल में विद वॉल्यूम्स निकाला है। तो मुझे लगता है एक बहुत चुनिंदा BTST ट्रेड ये शायद हो सकता है। सन कंट्रोल हिताची 5% ऊपर, वाओ, अच्छी कंपनी है, MNC कंपनी है। अच्छा, आज एक हमारी स्टोरी भी है, हमने आपको हेडलाइन में भी बताया आपकी सरकार चाहती है कि रॉयल्टी के ऊपर कुछ शिकंजा कसा जाए। ध्यान रखिए, अगर रॉयल्टी के ऊपर शिकंजा कसा जाता है तो फिर ये MNC कंपनियों के लिए बढ़िया बात मानी जाएगी, यानी यहाँ की कंपनियां अपनी पेरेंट कंपनियों को कम रॉयल्टी देंगी तो उनका मुनाफा इन्हीं कंपनियों में रहेगा और वो फिर ज्यादा डिविडेंड देंगी, तो फिर यहां पर देखिए कंपनियों को फायदा होगा, डिविडेंड से उनके पेरेंट को भी फायदा होगा, लेकिन हमारे शेयरधारकों को भी फायदा होगा। तो ये एक थीम है जिसके ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं और इस थीम अगर ये हो जाता है तो देखिए मारुति जैसी कंपनियों को भी देखिए फायदा होगा। तो MNC स्टॉक्स एक बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ये CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, ये भी हमने दोपहर में देखी, आज ब्रेक करी और इस खबर का असर कई MNC स्टॉक्स पर आज देखने को मिला है। अब देखते हैं ये कब होता है, लेकिन पहले भी कई बार चर्चा चल चुकी है कि सरकार चाहती है कि बहुत ज्यादा बड़ी रॉयल्टी पेरेंट कंपनियों को भारत में लिस्टेड कंपनियां, भारत में कारोबार कर रही कंपनियां ना दें, और ये एक थीम है जो देखिए प्ले आउट हो सकती है। लेकिन जॉनसन हिताची बहुत बढ़िया स्टॉक आपने बताया, 5% की बढ़त के साथ ये कारोबार करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। कोई टारगेट जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए मयूरेश जी? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक एक प्ले भी है, आपने राइटफुली कहा। आई थिंक रॉयल्टी इज वन पार्ट ऑफ इट हेमंत जी। दूसरा आई थिंक जो AC के इंपोर्ट पे जो आई थिंक CNBC आवाज ने बहुत बेखूबी खबर चलाई थी लास्ट वीक, आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये सब मास मार्केट के लिए भी ACs बना रहे, हिताची ब्रांड इज क्वाइट वेल नोन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक पोजिशनल प्ले भी शायद हो सकता है, बिकॉज मूविंग एवरेजेस इसने निकाले 8 to 10% क्वाइट इजीली।
इस बीच आप देखिए कल जब हम एसी वाली खबर, एसी इंपोर्ट बैन वाली खबर डिस्कस कर रहे थे हेमंत, उस वक्त अंबर एंटरप्राइजेस और एसआरएफ, ये दो स्टॉक्स डिस्कशन में अगर आप देखें प्रायोरिटी पर आए थे। लुक एट एसआरएफ क्या करता हुआ। एसआरएफ अब जी हाँ, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी 4488, यस इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एसआरएफ। और अंबर एंटरप्राइजेस आप देखिए 2423, हालांकि अगर आप देखें ये आज थोड़ा सा नीचे खुला था लेकिन अपने सारे लॉसेस को कवर करता हुआ ये एक बार इस बीच आप देखिए वोल्टास भी डे हाई पर आ गया। वोल्टास भी डे हाई पर आ गया है 700 रुपए 70 पैसे पे। तो एसी का बोलबाला हर जगह है। ये राजेश पालविया जी, आप क्या कैरी करेंगे बताइए कल के लिए? बीटीएसटी रेट क्या होगा आपका? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो पहला स्टॉक मेरा बीटीएसटी का रहेगा वो वोल्टास ही रहेगा। वोल्टास का सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा बेस 685 के आसपास बनाया और स्टॉक में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना है, मुझे लगता है कल के लिए इसके टारगेट होना चाहिए 715 720 तक के। तो वोल्टास बीटीएसटी रहेगा पहला। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 692 के आसपास। दूसरा होगा विप्रो। आईटी सेक्टर मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन सारे आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला है। गाबा जी ने टेक महिंद्रा ऑलरेडी रिकमेंड किया, मुझे विप्रो भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें भी मुझे लगता है कि कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। 358 तक के टारगेट मुझे लगता है विप्रो में देखने को मिलना चाहिए। 342 के स्टॉप लॉस से विप्रो भी बीटीएसटी कैरी करेगी। बहुत बढ़िया आपने कहा। तो विप्रो भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छा, मुझे इस समय दिख रहा है मैरिको। देखिए आज एफएमसीजी कंपनियां तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रही हैं। डाबर की बात हुई, नेस्ले की बात हुई, मैरिको भी देखिए, ये भी देखिए भारत में कंजम्पशन वाला प्लेयर, ये देखिए ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, दिन के हाईस पर निकलने की कोशिश करता हुआ। डाबर की अभी अभी चर्चा हो रही थी, मैरिको चार्ट चेक देखकर बताइए श्रीकांत जी कैसा लगता है आपको? हेमंत जी देखिए, यहाँ पे भी एक काफी अच्छा रिकवरी वाला फॉर्मेशन बना है और इनफैक्ट ऐसे फॉर्मेशंस मैंने देखे कि वो एक ग्रेजुअल अपटिक के साथ चलते रहते हैं। तो करंट लेवल तो 367 के है, काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, 380 के करीब था ये स्टॉक। तो जो इसके इमीडिएट लोवेस्ट लेवल्स थे 358 रुपए के, हम उसी स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करने की सलाह देंगे और टारगेट्स हम रखेंगे 380 रुपए के। ऑलराइट, तो नजर रखिएगा मैरिको पर। ये सारे स्टॉक सेकंड हाफ में भाग रहे हैं। कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इस समय खबर आ रही है 8 से 10 सरकारी बैंकों में पूंजी संभव हुआ। मुझे याद है सरकार ने एक बार ये बयान सरकार की तरफ से आया था कि इस वित्त वर्ष में सरकार पूंजी डालेगी। तो फिर वही आ रही है बात वापस से घूमकर कि 8 से 10 सरकारी बैंकों में पूंजी सरकार डाल सकती है। अब कितनी पूंजी डालेगी, कौन से बैंकों में डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर पहली बार नहीं आई है, पहले भी आ चुकी है। न्यूज राइज इस समय ये खबर ब्रेक कर रहा है। सीएनबीसी आवाज पर पहले भी ये खबर कई बार आ चुकी है कि 8 से 10 सरकारी बैंकों को इस वित्त वर्ष सरकार पूंजी डाल सकती है और सरकार को पूंजी डालने की जरूरत भी है इस समय बैंकों में। जब आप देखिए प्राइवेट सेक्टर के बैंक इतनी पूंजी उठा रहे हैं तो सरकारी बैंकों में भी तो पूंजी डालने की जरूरत है। और ये भी मुझे याद है स्पेसिफिकली ये खबर तब आई थी जब लक्ष्मण रॉय ने साफ तौर पर ये जानकारी दी थी कि जो मर्ज नहीं हुई है बैंक्स उनमें पूंजी डाल सकते हैं। तो ये खबर पुरानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कुछ और स्टॉक्स की जहां पर आज एक्शन सेकेंड हाफ में देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूं डेल्टा कॉर्प भाग रहा है, 7% की रैली देखने को मिल रही है। ओबरॉय रियल्टी 16-17% ऊपर। आज सेकेंड हाफ में हाई बीटा शेयर तो देखिए क्या गजब का मूव दिखा रहे हैं। वालचंद नगर 7% ऊपर। ये देखिए ये सेकेंड हाफ में और बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखाते हुए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 8% ऊपर। आज हाई बीटा शेयरों का दिन है। ओबरॉय, ब्रिगेड, ये पूरा का पूरा देखिए जो पैक है रियल एस्टेट वाला, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इवन सूडो रियल्टी कंपनियां वालचंद नगर देखिए भागती हुई आपको नजर आ रही हैं। तो अच्छा एक्शन देखा जा रहा है रियल एस्टेट स्पेस में। अभी अभी डीएलएफ के ऊपर बात हुई थी। मयूरेश जी, आपका फेवरेट वाला बताइए कौन सा है? नहीं बिल्कुल, और हेमंत जी कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि जो नंबर ओबरॉय रियल्टी के आई थिंक बेहतरीन नंबर्स थे, क्योंकि आई थिंक दैट इटसेल्फ इज शोइंग कि जो वेल रन बैलेंस शीट्स है, वेल रन कंपनीज हैं, वो बिजनेस साइकिल्स को कैसे प्ले करते हैं। दूसरा आई थिंक मोमेंटम वापस आ रहा है स्लोली एंड स्टेडली। स्टैंप ड्यूटीज कम हो गई है, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, काफी अलग राज्य भी स्टैंप ड्यूटीज कम कर रही है, तो डिमांड को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देंगे। तीसरा डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स के हिसाब से इन्वेंट्री लेवल्स किसके कम है और डेट लेवल्स किसके कम है। आई थिंक ये कंपनीज ओवर ए मीडियम टर्म बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने चाहिए। तो बिल्कुल आई थिंक ये क्षेत्र मोमेंटम
में है। ओबेरॉय रियल्टी के अलावा आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज की हमने चर्चा की थी, जहां पे मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है। और साउथ बेस्ड रियलिटी प्लेयर्स, क्योंकि आईटी क्षेत्र का डिमांड इतना तगड़ा है, सैलरी हाइक्स भी हो रहे हैं अभी तीसरे तिमाही में। आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक जो होम बायर्स हैं और जो बड़े बड़े घर रहेंगे, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आना ही है अगले कुछ वर्षों में, तो आई थिंक साउथ बेस्ड रियलिटी प्लेयर्स विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर। इसलिए सोबा, प्रेस्टीज, और प्रेस्टीज में तो दूसरा ब्लैकस्टोन वाला भी तड़का है, तो ये दोनों स्टॉक्स पे भी नजर रहनी चाहिए मोमेंटम के हिसाब से। यहाँ से इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। वालचंद नगर देखिए, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 10% का सर्किट यहाँ लग जाएगा। 7% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। जस्ट डायल देखिए 20% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये यूबीएस की जो रिपोर्ट आई, सर्किट लग चुका है। देखिए जस्ट डायल में क्या मूव आज, जस्ट डायल में सर्किट के बाद वालचंद नगर में भी लग सकता है क्या? ये देखिए सारे हाई बीटा जितने भी शेयर हैं उनमें एक एक्शन देखने को इस समय मिल रहा है। चार्ट चेक देखकर बताइए पालविया साहब, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए बिल्कुल हेमंत जी, बात करते करते 10% तो हो गया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसमें एकदम जिस तरीके से हाई इंटेंसिटी बाइंग देखने को मिली है, स्टॉक बिल्कुल मुझे लग रहा है सर्किट की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। करंट लेवल पे बाय करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस रखें 47 के आसपास, और सर्किट मुझे लगता है कि इसमें भी लगता हुआ दिखना चाहिए। सही कह रहे हैं, तो सर्किट देखिए इसमें भी लगता हुआ दिखेगा। 8.5-9% ऊपर देखिए वालचंद नगर, 20% ऊपर जस्ट डायल, ओबेरॉय रियल्टी भी 20% का सर्किट लगाने के लिए बिल्कुल देखिए तैयार इस समय खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे हाई बीटा रियल एस्टेट शेयरों में इस समय बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। क्या मूव आया है आज मिड कैप्स में, बड़े दिनों बाद इस तरह के देखिए सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेडर्स देखिए इस समय काफी एक्टिव खड़े हुए हैं और क्या मूव दे रहे हैं। अच्छा, जस्ट डायल की ये जो रिपोर्ट आई यूबीएस वाली, महेश जी आपने पढ़ी क्या, और आपके टारगेट क्या है जस्ट डायल पर, ये भी बताइए। ये जो आज 20% का मूव दिखा रहा है, इस पूरे हफ्ते अगर आप देखें इस शेयर ने 24% की रैली दिखाई है। और अभी हफ्ते में दिन ही कितने हुए हैं, कल और आज, कल भी भागा था आज भी भागा, और इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था। ये हो क्या रहा है जस्ट डायल में? हेमंत जी, आई थिंक सरप्राइजिंग मूव है, बट यहाँ पे जो आई थिंक एक वैल्यूएशंस के जो नियर पियर कंपैरिजन हम करें, इंडिया मार्ट जो आई थिंक एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं है बट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक बायर्स सप्लायर्स को एक साथ लाते हैं। तो आई थिंक जो एक वैल्यूएशन मिसमैच था वो जबरदस्त था। दूसरा आई थिंक अपार्ट फ्रॉम टुडेज मूव, आई थिंक ये 20% के मूव के पहले 1400 करोड़ के आसपास कैश था। तो आई थिंक कैश कंपेयर टू मार्केट कैप वो तो ऑलमोस्ट 55-60 ऑड %। दूसरा आप देखें कि आई थिंक इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स अभी भी तगड़ी के तरीके से आई थिंक इनके साथ बने हुए हैं। तो कैश रिच बैलेंस शीट है, वैल्यूएशन थोड़ा सा मिसमैच है, देयर इज नो कंपेरेबल पीयर। इंडिया मार्ट के साथ करूं तो आई थिंक थोड़ी बहुत ये हो सकती है, बट आई थिंक कंपेयर करें भी तो भी आई थिंक देयर इज अ ह्यूज वैल्यूएशन मिसमैच। और तीसरा सब्सक्राइबर बेस अभी भी है। दिक्कतें कहां थी? आई थिंक जहां पे कंपैरिजन चेक होते थे, आई थिंक अगर फूड डिलीवरी ऐप आपको चाहिए तो आई थिंक लोग जोमेटो पे जाते थे एज एन एग्जांपल, या सर्च इंजन के हिसाब से करना हो तो अलग अलग साइट्स पे जाते थे। बट दे आर ट्राइंग टू गेट देयर मोजो टुगेदर, बट आई थिंक दिस मूव इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग है मंजी। बट आई थिंक ये सारे जो डायनामिक्स है शायद जस्ट डायल के फेवर में। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और स्टॉक दिखाइए, हरक्यूलिस हॉइस्ट, मैं देख रहा हूं 8% ऊपर। इसमें भी देखिए जगह है, ये भी मुझे याद है कई बार कल का खिलाड़ी आज बताया गया, और ये स्टॉक भी देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। मतलब आज इतने सारे मिड कैप्स हैं जिनमें तेजी देखने को मिल रही है। चंदन जी, हरक्यूलिस हॉइस्ट ये भी देखिए अब निकल पड़ा 10% ऊपर। ये मेरे ख्याल में 20% वाला है, वालचंद नगर तो 10% वाला था, ये भी चलेगा। आज सारे ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक भाग रहे हैं। चार्ट चेक करिए, बताइए क्या नजर आ रहा है आपको यहां पर? बिल्कुल सही देखिए आप, डेल्टा, हरकुलस, वालचंद, जयकोर, जेके सीमेंट, वोल्टास, अंबर, सब में मोमेंटम है। और हरकुलस की बात करें तो स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हुआ है और मिड कैप का वापस रुझान आ रहा है। काउंटर में 92 का सपोर्ट है, मोमेंटम कंटिन्यू है। करंट लेवल पे ले 104 से लेके 108 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। देखिए हरक्यूलिस हॉइस्ट 12% ऊपर कारोबार करता हुआ, ओबेरॉय रियल्टी 18% ऊपर कारोबार करता हुआ। अब बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आज सारे के सारे हाई बीटा शेयरों में। हाई बीटा शेयरों का दिन है, साफ तौर पर आज अच्छा प्रदर्शन चौतरफा देखने को मिल रहा है। तो अच्छी रैली, 13% ऊपर हो गया हरक्यूलिस हॉइस्ट। बात करते करते ओबेरॉय रियल्टी देखिए 20% ऊपर, जस्ट डायल 20% के सर्किट लगते हुए। बड़े दिनों के बाद मिड कैप्स में श्रीकांत जी ऐसा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोई मिड कैप आपके रडार
आधार पर इनमें से जिस पर हमने बात करी है तो बताइएगा। अच्छी तगड़ी रैली इन सब में देखने को मिल रही है। तो देखिए बात करते करते ये सब स्क्रीन पर बड़े हैं, चाहे वो वालचंद नगर हो या वो हरक्यूलिस हॉयस्ट हो, सब में देखिए सर्किट। वालचंद नगर में 10% का सर्किट लग चुका है और अब हरक्यूलिस हॉयस्ट ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स भी आज तगड़ा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार रिकैप कर देता हूं इससे पहले बाजार बंद हो। हमारे एक्सपर्ट्स के वो ट्रेडिंग आइडियाज जो उन्होंने आपको दिए हैं, मयूरेश जोशी जी देखिए कह रहे हैं डॉक्टर साहब सारे एक के बाद एक दिखा दीजिए। बीटीएसटी आइडियाज एक बार लोगों को याद दिला देते हैं, फिर वापस हरक्यूलिस हॉयस्ट पर आऊंगा, तब तक ये 20% लग जाएगा। तो आप देखिए सारे के सारे एक्सपर्ट्स ने जो बीटीएसटी आइडियाज दिए इनके ऊपर रखिएगा नजर। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं डीएलएफ उनको पसंद है, ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। गाबा जी कह रहे हैं टेक महिंद्रा उनको अच्छा लगता है। चंदन जी कह रहे हैं कि एशियन पेंट उनको बढ़िया पसंद आने वाला स्टॉक है। वोल्टास पालिया साहब को अच्छा लगता है और अशोक लेलैंड श्रीकांत चौहान साहब को पसंद है। राहुल शर्मा को डीएलएफ अच्छा लग रहा है और बसीन साहब ने आपको बताया टाटा मोटर्स के साथ साथ डीएलएफ और अडानी पोर्ट। तो वीरू बहुत सारे ट्रेडिंग कॉल्स और देखिए क्या एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप्स में। जैम और मेरा जो रुझान है इस वक्त हरक्यूलिस हॉयस्ट लिखे है स्क्रीन पे। अब 9940 जरा परसेंटेज टर्म में लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे। ओबरा रियल्टी डीआई पर, डीसीडब्ल्यू डीआई पर, सारे के सारे हरक्यूलिस हॉयस्ट अब करीब 12.5% ऊपर, 14.25% ऊपर, 9870। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जिस प्रकार की वाइल्ड स्विंग देने में सक्षम है, आई थिंक इट्स अ कैंडिडेट फॉर 20%। 115 और पॉसिबली अगर आप देखें ये अब 102 रुपए 40 पैसे की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ हरक्यूलिस हॉयस्ट आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल दो स्टॉक्स और देखिए आप। हरक्यूलिस अब आ चुका है 145 पे, 180 पे। इसका अपर फ्रीज मैं एग्जैक्टली देखूंगा, लेकिन अब 101 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ हरक्यूलिस हॉयस्ट। ये एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स ये दो स्टॉक्स भी आके डे ट्रैजेक्टरी में खड़े हो गए हैं। पालविया साहब जरा एक तो आप कुछ और अगर कुछ ट्रेड्स ऐड करना चाहें तो करिएगा और कोई ऑप्शन देना चाहे तो दीजिएगा, और साथ ही साथ एशियन और बर्जर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन या फ्यूचर कैरी करना चाहेंगे आप? तो वीरेंद्र जी मैं बर्जर पेंट के साथ जाना चाहूंगा। बर्जर पेंट का सेटअप देखें तो काफी स्टेबल सेटअप है और ये स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से देखें कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली, तो 620 का कॉल ऑप्शन इसको बाय किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम वापस बनते हुए दिख रहा है, 625-630 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ऑप्शन के टारगेट मुझे जो लगता है वो करीब आना चाहिए 18 रुपए से 22 रुपए तक के। स्टॉप लॉस इस ऑप्शन का रखेंगे 9 रुपए के आसपास, तो 620 का ऑप्शन बाय किया जा सकता है बर्जर पेंट में। जो दूसरा स्टॉक मुझे यहां से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कैश सेगमेंट में देखें तो एक अजंता फार्मा में भी एक अच्छा मोमेंटम पिक होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक को भी बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग बनी है, ये स्टॉक को बीटीएसटी के लिए 1620 ये टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। यहां से करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीब 1560 के आसपास। ठीक बात है। तो देखिए बर्जर पेंट भी बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। आप एशियन पेंट में भी दिन के हाईस पर कारोबार हो रहा है। चंदन जी ने आपको एशियन पेंट थोड़ी देर पहले बताया था और देखिए चंदन जी के महकते शेयर एशियन पेंट का रब ऑफ इस समय आपको बर्जर पेंट में देखने को मिल रहा है। तो चंदन जी कह रहे हैं बर्जर खरीदिए और राजेश पालिया जी कह रहे हैं एशियन पेंट, माफ कीजिएगा चंदन जी कह रहे हैं एशियन पेंट खरीदिए और सुबह भी कह रहे थे। और देखिए पालिया साहब आपको कह रहे हैं बर्जर पेंट खरीदिए, बढ़िया रैली पेंट शेयरों में देखने को मिल रही है। मयूरेश जी अगर आपके घर में भी कोई रंग रोगन की प्लानिंग हो रही हो तो बताइए, वरना इन दोनों शेयरों पर आपकी राय दीजिए। सर बढ़िया लग रहा है और मैंने पहले भी कहा था एट द स्टार्टिंग ऑफ द शो कि आई थिंक जो पेट से ये क्षेत्र बहुत बढ़िया करेगा। कंजम्पशन के थीम के साथ जुड़ा हुआ है, रूरल थीम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि रीपेंटिंग डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से वापस आने की उम्मीद हम रख रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं सेकंड हाफ में। अगर कुछ डिमांड रिलेटेड पैकेज आता है तो आई थिंक इनके जो प्रोडक्ट्स है हेमंत जी, जो आई थिंक लोअर एंड पे बनाए हैं इन्होंने और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाए हैं, यहाँ पे मैस वॉल्यूम सेल हो सकते हैं। अर्बन एरियाज के लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक पेंट्स एक अच्छे स्पेस में है। थोड़ी वॉल्यूम्स के ये क्वार्टर में शायद दिक्कत हो सकती है, बट फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर मुझे लगता है थिंक वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ ये सारे कंपनीज दर्शाने चाहिए। मुझे लगता है डीडीएलजे में भी किसी की पिक थी, चुनिंदा स्टॉक्स हैं, दोनों स्टॉक्स बढ़िया हैं, दोनों स्टॉक्स में मैं पॉजिटिव रहूंगा। डीडीएलजे में मेरे ख्याल से ये पिक थी आशीष चतुर्मोदा की और 616 पर आप देखें डीआई की ट्रैजेक्टरी में है। इस कार्यक्रम में जिस स्टॉक का नाम आज सबसे ज्यादा लिया गया था उसमें एक डाबर भी था
और यतिन ने जैसे ही मेंशन किया डाबर की ओआई, मेरी नजर गई हेमंत इसके ओआई पे। आज गजब ओआई लेकर यानी ओपन इंटरेस्ट लेके डाबर क्लोज हो रहा है करीब 11.25%। ह्यूज 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 अगर आप देखें। और याद रखिएगा डाबर अब यस इट्स ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर डाबर। ये पालविया साहब इसकी कोई कॉल ले जाएं क्या डाबर की? जरा प्लीज एक बार इसकी कॉल का प्रीमियम दिखाइए। इसकी 530 की स्ट्राइक का प्रीमियम कितना है लेके आइएगा। करीब करीब 10 रुपए 85 पैसे। पालविया साहब कैरी करनी चाहिए क्या? अगर ये ब्रेकआउट रियली कंफर्म हुआ तो कम से कम नहीं तो 50-60 रुपए का मूव देगा। ये कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को 11 रुपए में ट्रेड करते हुए? बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पे इसमें होते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से इसमें आज वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे आज इसमें ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इसमें 40 से 50 रुपए की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए। 530 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करें। 10-10.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। इसमें स्टॉप लॉस रखे 7 रुपए का और टारगेट जो मुझे लगता है 18 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। और डाबर में भी मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए जो कि इसको 560-570 की ट्रेजेक्टरी में लेके जाएगा। तो डाबर के ऊपर रखिएगा नजर, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक। मैरिको की बात हमने थोड़ी देर पहले की, यानी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स देखिए कल भी फोकस में फ्लेवर में रहने वाले हैं। ब्रिगेड की देखिए हमने बात करी, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और जेके सीमेंट देखिए एक बार इंटरडे चार्ट दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। पिछले 10 मिनटों में क्या ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। ब्रिगेड, जेके सीमेंट, आज ऑटो माफ कीजिएगा जो सीमेंट कंपनियां हैं उनमें बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला। ये देखिए आखिरी में अब भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। आज 10 के दमदार ट्रेड्स में भी देखिए इसके ऊपर चर्चा हुई थी, क्या मूव आ रहा है। तो आज मिड कैप्स का दिन है। फैक्ट देखिए फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर कंपनी, ये भी दिन के हाईज पर। कल इसको स्टॉक 2020 मैंने अपनी टीम में जगह दी थी और कहा था कि फर्टिलाइजर शेयरों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। कल सही मायने में इतना नहीं चला, लेकिन आज देखिए भागता हुआ 10% का मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। आज बड़े दिनों बाद मयूरेश जी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी 1/4% ऊपर है। तो मिड कैप्स में आज पार्टी हुई है और चुनिंदा स्टॉक्स ने तो देखिए खूब जमकर पार्टी करी है। ये देखिए दिन के हाईज पर मिड कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ अब ये पैकेज से आने की कुछ आहट है या ट्रेडर्स वापस से मिड कैप्स के ऊपर बुलिश हो रहे हैं? मयूरेश जी, मिड कैप की पार्टी कुछ दिनों तक चलेगी ना? अरे बिल्कुल चलेगी सर। और मैं जो मूव्स देख रहा हूँ तो हेमंत जी, आई थिंक आई एम सरप्राइज्ड। आई थिंक जो मूव्स आ रहे हैं बड़े दिनों बाद आए ऐसे मूव्स। अरे बिल्कुल सर। और आई थिंक ये थोड़े दिन तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और अगर पैकेजेस को सहायता देता है तो आई थिंक जो क्वालिटी मिड कैप से यहाँ से और भी चलने की राहत और चाहत रह सकते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक स्पेसिफिक एक्शन रखें, बट मिड कैप्स का दिन है, ऐसे ही चलते रहे तो आई थिंक बहुत बढ़िया होगा अपने लिए, सबके लिए, मार्केट्स के लिए। मिड कैप का दिन है। मिड कैप का स्विंग अगर आप देखें मार्केट ब्रेथ को अच्छा बनाता है। चंदन, कोई और मिड कैप कैरी करना चाहेंगे आप? थोड़ा सा समय बाकी है, अच्छे मूव मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सीमलेस ये भी डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा होता हुआ। रैपको होम फाइनेंस डी हाई की ट्रैजेक्टरी में है। एनबीएफसी में कोई खास स्टॉक, बजाज फाइनेंस, ये आपका रैपको होम फाइनेंस हो गया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इन पर आपकी राय? जी देखिए, पीएनबी हाउसिंग पे हमारे पॉजिटिव व्यू है और सुबह पीएनबी हाउसिंग, एशियन पेंट और इन सब पे रिकमेंडेशन था। तो पहला तो पीएनबी हाउसिंग की आप बात करें तो 367 चल रहा है, यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। 360 के स्टॉप से लगभग 390 तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा एक काउंटर यहाँ पे रेड आ रहा है। हमने जेके सीमेंट की बात की, बट एमसीएक्स की मैं बात कर रहा हूँ। एमसीएक्स इस स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा फॉलो अप हुआ तो 10% तक की रैली बननी चाहिए। काउंटर एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, तो एमसीएक्स पे फोकस करना चाहिए। 1789 के आसपास चल रहा है। 1770 का स्टॉप लॉस, 1850 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए एमसीएक्स इनके हाईज पर ये निकलता हुआ इस समय दिख रहा है। बढ़िया कंपनी भी है, बढ़िया स्टॉक भी है और एक्सचेंज है। और देखिए मोनोपोली है एक्सचेंज की इस समय लिस्टेड एक्सचेंजेस में बीएसई और एमसीएक्स ही है। ये वो स्टॉक है जो जनरली इन द रन अप टू द नंबर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाता भी है। तो एमसीएक्स बढ़िया स्टॉक आपने बताया। कल भी मैं देख रहा था इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया था मार्केट को, तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। लेकिन आज भी देखिए अगर आप पूरा बाजार का सम अप करने निकले तो आप देखेंगे कि कंजम्पशन स्टॉक्स लीड कर रहे थे, चाहे वो शुगर शेयर हो। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर, अवध शुगर देखिए दिन के हाईज पर, बलरामपुर चीनी देखिए दिन के हाईज पर जाकर करीब करीब समाप्त हुआ है। अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कंजम्पशन के थीम वाले सारे स्टॉक्स आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे। ओवरऑल आप देखिए यही वो थीम है जो चल रहा था। आईटी शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये स्पेस थोड़ा सा जब साइडवेज हो गया था और लाल निशान में कारोबार कर रहा था तो लोग थोड़े से अपनी होप्स को खो रहे थे
थे कि अब ये लीडर चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन आज का मूव दिखा रहा है कि ये वो सेक्टर है जो फिर देखिए खड़ा होगा जब बाजार में कभी भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज इस सेक्टर ने एज ए लीडर बिहेव किया है। नंबर्स तो अच्छे आए थे, नंबर्स के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग और अब अच्छा प्रदर्शन फिर से दिखाता हुआ। इवन मेटल्स देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसकी बात ज्यादा हुई नहीं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता ने सेकंड हाफ में दोनों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। वेदांता शायद इसलिए भी क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आने वाले हैं। मेरे ख्याल में वेदांता भी बीटीएसटी ट्रेड बनता है। एक बार गाबा साहब से पूछूं, गाबा साहब ने हिंदुस्तान जिंक की तो बात की थी, हिंदुस्तान जिंक के साथ साथ क्या वेदांता को भी नजर रखे? हिंदुस्तान जिंक की ठीक है गाबा साहब? मुझे लग रहा है बाउंस नजर आ रहा है, मैंने देखा स्टॉक होने के करीब 96 97 का 105 पॉसिबल है वेदांता। यस, एक बीटीएसटी बनता है, बिल्कुल बीटीएसटी बनता है। और देखिए ये दोनों ही स्टॉक्स फिर कल सुबह सुबह हमारे रडार पर रहने वाले हैं, क्योंकि इनके नतीजे आज आने थे, अब आज तो आए नहीं है, अब कल ही आते हुए आपको नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स, साथ में जो डिविडेंड है वो कितना बड़ा आता है, इसके ऊपर कल सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में हम लोग चर्चा करेंगे। महिंद्रा सीआई स्टॉक के ऊपर भी नजर होगी। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, और एल&टी इन्फोटेक का, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो नंबर्स के दम पर कल रिएक्शन देंगे। आज आने थे, अब आज नहीं आए, तो कल सुबह सुबह इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। लेकिन कल के नंबर्स के ऊपर फोकस तो होगा ही। अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोलगेट, ये तमाम कंपनियां जिनके नतीजे कल आएंगे। मार्केट अब बंद होने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तीसरे दिन लगातार तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद हो रहे हैं। तेजी की हैट्रिक हुई है, जैसा कि सुबह सुबह हम उम्मीद कर भी रहे थे। और डाउ फ्यूचर्स एक बार दिखा देते हैं आपको कि कितनी तेजी अमेरिका के बाजारों में होगी, जो हम पचाकर चल रहे हैं। 150 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। काश एक पैकेज आ जाए अमेरिका में, तो फिर देखिए ये जो फायरवर्क्स हैं भारतीय बाजारों में और आपको देखने को मिले। और आज के भाषण के ऊपर तो मोदी जी के नजर होगी 6 बजे जो वो पेश करने वाले हैं। तो वीरू, आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया था, मंगलवार मंगलमय रहा है। जी, मैं वहीं पे आ रहा था कि बेहद मंगलमय रहा मंगलवार। भले ही मारुति का अगर आप देखिए कुछ नहीं हो पाया आज, लेकिन मंगलवार बहुत अच्छा रहा। 11,900 निफ्टी और बैंक निफ्टी 24,315। और सबसे अच्छी बात थी कि याद रखिए हम 12,000 के आंकड़े को विद स्ट्रॉन्ग मार्केट बेथ अप्रोच करेंगे, क्योंकि बीते 1 घंटे में मिड कैप्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग थे। और आईटी ने अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग के बाद 3 दिन के बाद एक और स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और मेटल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती हुई। चलिए अब वॉल पे चलते हैं एग्जैक्टली इस शानदार क्लोजिंग को समझने के लिए। वॉल पे हेमंत के पास। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो 7 हफ्तों की ऊंचाई पर बैंक निफ्टी पहुंच गया। ये बड़ा फिगर है, देखिए 7 हफ्तों की ऊंचाई पर। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। 24,300 के ऊपर जाकर देखिए इन्होंने समाप्ति दी है, खुले थे नीचे। और ये देखिए वीरू, आज 35 पॉइंट मत देखिए, ये देखिए 2 दिन इतनी दौड़ लगाने के बाद हरे निशान में जाकर समाप्ति देना, लाल निशान में खुलने के बाद ये दिखा रहा है बैंक्स का पावर। तो ये पावरफुल इंजन है जो देखिए बाजार को इस समय सहारा दे रहा है। अगर ये आज वीक हो जाता तो आप निफ्टी को दरअसल हरे निशान में नहीं देखते। तो 35 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन 2 दिनों की तेजी के बाद बढ़ा है, इतनी दौड़ लगाने के बाद बढ़ा है। इसीलिए बैंक निफ्टी को सलाम, इसने बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखाया है। निफ्टी ने भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, 11,900 के करीब जाकर इसने समाप्ति दी है। कल की तेजी के बाद आज ये भी भागता हुआ नजर आया। आज मिड कैप्स का दिन था। आप देखिए कई दिनों के बाद आपने देखा कई मिड कैप्स में 20-20% के, कई में 10-10% के सर्किट आपको लगते हुए नजर आए। तो मिड कैप स्टॉक्स आज फ्लेवर में थे सेकेंड हाफ में खास तौर पर। और मिड कैप इंडेक्स भी 1 हफ्ते की ऊंचाई पर जाकर आज बंद हुआ है। तो ये वो सेक्टर था, ये वो सेगमेंट था जहां से देखिए आज हो पाई है। इसका मतलब ट्रेडर्स वापस से देखिए एक्टिव होते हुए आपको आज बाजार में दिखे। सीमेंट और बहुत सारे ऑयल एंड गैस पावर के शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। सीमेंट में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिली है। एसीसी के नतीजे अच्छा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कल इसके नतीजे आने वाले हैं, तो देखेंगे अल्ट्राटेक ग्रासिम किस तरह से कल के सत्र में प्रदर्शन दिखाता है। ओवरऑल पूरा का पूरा एक बार सेटअप दिखा दीजिए, देख लेते हैं कि हीट मैप कैसा निकल कर आया है। आप देखेंगे कि HCL टेक, आज आईटी सेक्टर ने वापस से देखिए कमबैक दिखाया है। HCL टेक, टेक महिंद्रा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। इन्फोसिस ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, TCS, विप्रो, इन तमाम स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आप देखेंगे ज्यादातर आईटी शेयर आपको पहले 2 लाइंस में इस समय नजर आएंगी। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स थे निफ्टी में। गिरने वाले स्टॉक्स कौन से थे? ब्रिटानिया 6% नीचे जाकर गिरा है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग और नतीजों ने देखिए कुछ खास पॉजिटिव यहां पर आउटकम निकल कर आया नहीं।
इसीलिए यहाँ पर आज मुनाफा वसूली हुई और दबाव भी देखने को मिला। गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी कल ये इस रिपोर्ट पर देखे चल रहे थे आईओसी की यहाँ पर बायबैक कर सकते हैं सरकार, और मैं कल भी आपसे कह रहा था ये वनडे वंडर्स होते हैं, एक दिन चलते हैं किसी स्टोरी पर, फिर दूसरे दिन गिर जाते हैं। पावर ग्रिड आज देखिए लास्ट की 2 लाइनों में आपको क्या नजर आ रहा है, कोल इंडिया, एनटीपीसी, बीपीसीएल, इधर पावर ग्रिड, उधर आईओसी, गेल, ओएनजीसी, यानी पीएसयू से भरी हुई है ये दोनों लाइनें। पीएसयूज में आज दबाव देखने को मिला, कल बहुत जोर से भागे भी थे। अच्छा प्रदर्शन लेकिन कंजम्पशन वाले स्टॉक्स दिखा रहे हैं। नेस्ले देखिए 1% ऊपर जाकर आज के सत्र में बंद हुआ और ये भी तीसरे दिन लगातार भाग रहा है। टाइटन में अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। इवन फार्मा में देखिए सन फार्मा जैसे स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डीज ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो वीरो फार्मा और आईटी 2-3 दिन सुस्ताने के बाद वापस से फॉर्म में आ रहे हैं, ये आज का बाजार आपको बता रहा है। जी तो ये अगर आप देखें थीम थी आज की, और एग्जैक्टली अगर आप देखें क्लोजिंग का क्रक्स, थोड़ा सा क्रक्स एग्जैक्टली अगर आप देखें डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वायदा कारोबार में क्या हुआ, वो स्टॉक्स जो कि काफी लोड, काफी भारी होकर जा रहे हैं डेरिवेटिव्स में। याद रखिएगा आज ब्रिटानिया में काफी शॉर्टिंग हुई है हायर लेवल्स पे, लेकिन इसको छोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ थी बाजार में तो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। एशियन पेंट्स 2133 पे फ्यूचर से बंद हुआ और स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, पहला टॉप ओआई गेनर। उसके बाद अदानी इंटरप्राइजेस को देखिए, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। ये एशियन पेंट्स और अदानी, ये 2 स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद डाबर विद इन द एफएमसीजी बास्केट सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा आज के सेशन में, करीब 11.4% ओआई एडिशन था यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस में अंबुजा सीमेंट्स लगभग 250-240 एसीसी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स, देन अल्ट्राटेक सीमेंट्स अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, उसके बीच में अंबुजा अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग ओआई देखे जा रहा है कल के सेशन के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट इटसेल्फ करीब 4570 पे बंद हुआ और 9.4% ओआई एडिशन। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था आज। और साथ ही साथ याद रखिएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीलर, ये 2 ऐसे और स्टॉक्स थे जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन कल के लिए हुआ है। हेमंत बिल्कुल, चलिए अपने विशेषज्ञों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश जी, गाबा साहब, चंदन जी, राजेश पालवे साहब, श्रीकांत चौहान साहब, राहुल शर्मा साहब, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बताने के लिए हमारे दर्शकों को कहां पर पैसे बन सकते हैं। आज के सत्र में कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन दिखा देते हैं आपको स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था सुबह सुबह 7:30 बजे नीरज और मेरे बीच, उसमें कौन से स्टॉक्स ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। बल्लेबाजों से भरी हुई थी दोनों ही टीम्स और बहुत सारे खबरों वाले स्टॉक्स देखिए दोनों ही टीम्स में आपको नजर आए थे। मैंने फोकस किया था अर्निंग सीजन पर, 1.5% से ज्यादा के रिटर्न्स मेरी टीम ने कमा कर दिए, 1/4% से ज्यादा के रिटर्न्स नीरज की टीम ने कमा कर दिए। दिखाते हैं वो स्टॉक्स जो आज हीरोज साबित हुए हैं। मैन ऑफ द मैच कौन था? अब देखिए सीमेंट स्पेस पर ही फोकस था आज। हेडलबर्ग सीमेंट, उदयपुर सीमेंट, सागर सीमेंट, इन सब में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। और हेडसन मलयालम को भी मैंने आज पिंच हिटर का दर्जा दिया था, इसने भी 1.5% के आसपास के रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। नीरज की टीम दिखाई है, एक बार देखते हैं वहां पर कौन से स्टॉक्स थे जो आज एक्शन में सबसे ज्यादा नजर आए उनकी टीम में। सीसीएल प्रोडक्ट्स नतीजे आए सेकंड हाफ में और वो सुबह ही कह रहे थे अच्छे नतीजे आने की एक्सपेक्टेशन वो कर रहे हैं। और सीमेंट पर इनका भी फोकस था। अल्ट्राटेक जिसके नतीजे कल आने वाले हैं वो इन्होंने आज ही अपनी टीम में शामिल किया था सुबह सवेरे। एसीसी जिसके नतीजे कल आए और ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड आया, देखिए ये शेयर भी टीम में शामिल था। गुजरात सिद्धि सीमेंट, यानी अगर आप दोनों टीम्स को मिलाकर देखें तो फोकस जो था वो सीमेंट कंपनियों पर सबसे ज्यादा था और सीमेंट शेयरों ने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया भी है। चलिए बाजार बंद हो चुके हैं। 110 पॉइंट 112 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली है और हरे निशान में अच्छी बात है कि सारे के सारे सूचकांक सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी बंद हुए हैं। आगे का एक्शन अब यहां से दीपाली लीड करेंगी, बताएंगी कमोडिटी बाजार में क्या माहौल बन रहा है। दीपाली, ओवर टू यू। तो इक्विटीज की तरह कमोडिटीज में भी रिकवरी दिखी है लोअर लेवल से। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत और वीरू, आप दोनों से, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं 50,000 50,500 के आसपास सोने को ट्रेड करते हुए। आपको भरपूर मौका दे रहा है कि ज्वेलरी की खरीदारी की जाए घर के लिए। कर रहे हैं आप लोग शुरू या फिर नहीं? बिल्कुल, आपकी ये बात सुनने के बाद सस्ता सोना ही है क्योंकि आईफोन 12 आ चुका है ना। आपकी ये बात सुनने के बाद आई एम श्योर आज जब हम लोग घर जाएंगे तो प्रेशर और बन जाएगा। लेकिन हाँ, डिमांड आ चुकी है घर से। कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाना शुरू कर दिया है मेरी वाइफ ने तो।
बिल्कुल बनता भी है, क्योंकि 50,500 के आसपास सोना ट्रेड कर रहा है, भरपूर मौका दे रहा है और ज्वेलरी बाजार में भी रौनक लौटती हुई दिख रही है। तो आई एम श्योर आप दोनों भी उस रौनक में कंट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ज्वेलरी डिमांड को रिवाइव करने के लिए। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इस पर फोकस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।